आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 11 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, सेट नंबर 11 में जो है कि आपका पहला प्रश्न क्या दिया है जरा समझिएगा, और पहला प्रश्न से आपको शुरुआत होता है। जरा देखिएगा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेंगे। आज लंबा का लंबा क्लास जो है कि आपका सब होने वाला है, क्या कि लुसेंट का भी 1.5 घंटा का क्लास होगा, उसके बाद 4 बजे वाला भी होगा। अब कल का जो है कि आपका क्लास मॉर्निंग में शिफ्ट किया गया है। कल जो है कि आपको सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक मॉडर्न इंडिया का क्लास होगा। जो पीडीएफ से जो चल रहा था उसी का क्लास जो है कि आपको 2 घंटा होने वाला है। 2 घंटा ये होगा दिन में, या 2 घंटा रात में करंट अफेयर का होगा। वो भी रात्रि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है कि आपको होगा। मतलब कल का 4 घंटा का स्पेशल सेशन है। 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा रात में। बीच का समय इसलिए छोड़ दिए कि आप लोग मैच जाकर देखिएगा दक्षिण अफ्रीका के साथ कल मैच। ठीक है, चलिए आइए कल पहला दक्षिण प्रश्न पे अफ्रीका आते साथ हैं है। हाँ, कल संडे है, कल दक्षिण अफ्रीका का मैच, भारत दक्षिण अफ्रीका का। जी जी। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति सीतारमैया। सीतारमैया ना। पठामी सीतारमैया को जो है कि आपको बनाया गया था। किसको बनाया गया था? पठामी सीतारमैया को जो है कि आपको सदन समिति का जो है कि आपको हेड बनाया गया था। ठीक ना। अब जो बात करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, तो संविधान सभा का गठन जो है कि आपको किसमें, तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है कि आपको संविधान सभा का गठन जो है कि 1 जुलाई 1946 को किया जाता है। और 1 जुलाई 1946 को जब संविधान सभा का गठन किया जाता है, उस शुरुआती समय में 389 सदस्य जो है कि आपको रहते हैं। 389 सदस्य रहते हैं। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया जाता है। कहां पे? ये 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, जो अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है कि आपको अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र बाबू को चुन लिया जाता है। और संविधान सभा के 11 दिसंबर को ही उपाध्यक्ष के रूप में एचसी मुखर्जी का चुनाव जो है कि आपको कर लिया जाता है। और बात करेंगे, एससी मुखर्जी उपाध्यक्ष हो गए, और संवैधानिक सलाहकार जो बना दिया जाता है बीएन राव को जो है कि आपको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है कि आपको बना दिया जाता है। उसके बाद प्रमुख समितियां गठन होती है, जिसमें एक संघ शक्ति समिति, इसके हेड कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको हेड करते हैं, है ना। उसके बाद जो बात करेंगे संघीय संविधान समिति, इसके भी हेड जवाहरलाल नेहरू होते हैं। प्रांतीय संविधान समिति की बात करेंगे, सरदार पटेल। वल्लभ भाई पटेल होते हैं। संचालन समिति की बात करेंगे, राजेंद्र बाबू होते हैं। राजेंद्र अल्पसंख्यक प्रसाद। समिति की बात करेंगे, एससी मुखर्जी होते हैं। अब मूल अधिकार के उप समिति की बात करेंगे, ये जेबी कृपलानी साहब जो है कि आपको होते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधित समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे, ये जो है कि आपको राजेंद्र बाबू होते हैं। और झंडा समिति के लिए जेबी कृपलानी को चयन किया जाता है। सही है, जेबी कृपलानी को चयन किया जाता है। और संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति कौन बनते हैं? तो जेबी मावलांकार को बनाया जाता है। किनको बनाया जाता है? जेबी मावलांकार को जो है कि आपको बनाया जाता है। उसके बाद प्रारूप समिति भी बनता है। प्रारूप समिति का गठन जो है कि आपको 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते हैं। और इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य जो है कि आपको प्रारूप समिति में होते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चुनाव पहले बंगाल से आते हैं, बाद में चलकर वो विभाजन के बाद बंबई प्रांत से जो है कि आपको चुनकर आते हैं। और इस 7 सदस्य में जो है कि आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहते हैं, एन गोपाला स्वामी अयंगर रहते हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर रहते हैं, के मुंशी रहते हैं, मोहम्मद सदाउतुल्लाह रहते हैं, बीएल मित्तल की जगह एन माधव राव आते हैं। और डीपी खेतान के मृत्यु के बाद टीटी कृष्णचारी जो है कि आपको जगह लेते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है कि आपको हो गया। इसके बाद जो है कि आपको क्या होता है? तो इसके बाद 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को प्रस्तावना को अनुच्छेद 395 भाग 22 और 8 अनुसूची में से कुछ कुछ चीजों को जो है कि आपको जोड़ दिया जाता है। उसके बाद पूरा का पूरा जो है कि आपको कब लागू होता है? तो पूरा का पूरा 26 जनवरी 1950 को जो है कि आपको लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को लागू होता है पूरा का पूरा संविधान सभा खत्म। चलिए अगले प्रश्न। ये बोल रहे थे सर कि उसमें 15 गो महिला थी, तो महिला लास्ट में कितना कई गो हस्ताक्षर की थी? 15। अच्छा, तो ड्राफ्टिंग इसमें पूरा संविधान सभा में पहला 15 को जो है कि आपको महिला थी। अब उसमें से कितना हाँ, तो हस्ताक्षर की थी? हाँ, ये तो हस्ताक्षर याद हुआ था मुझे भी लास्ट में नहीं सर, आ कम रहा। आदमी ना किए थे। हाँ, उसमें तो कुछ था, आपको उधर का भी था, वो सब छट गया था, है ना। 15 को तो टोटल 8 गो याद महिला रहे, थी। कितना हस्ताक्षर किया 8 गो पता नहीं था। 8 8 गो हो। महिला सर। चलिए ठीक है, 8 हो 8 जाएगा। गो। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है सुनिए। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, क्या प्रश्न बोल रहा है कि व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है? व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। सही है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता का जो है कि वर्णन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की बात करेंगे, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन की बात करेंगे, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यहाँ जर्मनी दिया हुआ है, जर्मनी से क्या लिया होगा जरा सुनिएगा। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो होता है, मूल अधिकारों को जो समाप्त कर दिया जाता है, वो जो है कि आपको जर्मनी से लिया हुआ है। और फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है कि आपको लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है ना। उसके बाद गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है कि आपको लिया गया है ना। उसके बाद आयरलैंड की बात करेंगे, आयरलैंड यहाँ है। आयरलैंड से जो है कि आपको राज्य के नीति निषेक तत्व मतलब डीपीएसपी, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया, ये सारा का सारा कहां से, आयरलैंड के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। चलिएगा अगले प्रश्न पे चले। चलिए अगला। जी सर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बताइएगा। जहां देखिएगा ज्यादा हो रहा है बोल दीजिएगा, कम में करने के लिए कम में कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने हाथ में। ज्यादा कुछ नहीं, जितना बोलिएगा वैसे कम सन, स्पीड ज्यादा हो जाता है सर। स्पीड ज्यादा हो रहा है तो फिर 100 को तो क्वेश्चन हो तो ये तो देखना है, कंटेंटो देखना है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा स्पीड को लो करते हैं। किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया? किस वर्ष किया गया ओडिशा का नाम ओडिशा? किया गया 2011 में। कब किया गया? 2011 में जो है कि आपको किया गया। सबसे पहले बात करेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों का तीनों जो है कि आप संयुक्त प्रांत था। ये तीनों का तीनों क्या था? ये तीनों का तीनों जो है कि सम्मिलित प्रांत था। इसके बाद 22 मार्च 1912 को बंगाल से कौन अलग होता है? बंगाल से अलग होता है बिहार अलग होता है। और बिहार में किसको मिला दिया जाता है? तो बिहार में उड़ीसा क्षेत्र को भी रखा जाता है बिहार के क्षेत्र में। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 की बात करेंगे। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को जो है कि आपको बिहार से अलग कर दिया जाता है। मतलब उड़ीसा एक अलग राज्य जो है कि आपको 1 अप्रैल 1936 को बनता है और 1936 के बाद जो है कि आपका ओडिशा बनता है। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद बिहार का फिर से एक बार और बंटवारा होता है और 2000 ईस्वी के 15 नवंबर को बिहार को फिर से बांटा जाता है और बिहार से 28वां राज्य के रूप में एक नया राज्य का निर्माण होता है। उस राज्य को हम लोग कहते हैं झारखंड कहते हैं। किसको कहते हैं? झारखंड कहते हैं। तो ये तो आपका बिहार से टूट के जो है कि आपको बनने वाला प्रक्रिया हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि आपका उड़ीसा कब किया गया? ओडिशा से ओडिशा कब किया गया? ये 2011 में जो है कि आपको कर दिया गया है ना। वैसे ही देखिएगा, पहले केरल का नाम था कोचीन। क्या था? कोचीन नाम था। केरल का नाम कोचीन से केरल कब बनाया गया? तो 1956 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1956 में बनाया गया। पहले तमिलनाडु का नाम था मद्रास। मद्रास नाम के राज्य से जो है कि इसको जानते थे। तो मद्रास से इसको तमिलनाडु कब किया गया? 1969 में किया गया। कब किया गया? 1969 में किया गया। ठीक है। उसके बाद पुडुचेरी, पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था, अभी पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। इसको कब नाम बदला गया? 2006 में इसका नाम जो है कि आपको बदला गया। अभी फिर से केरल का नाम जो है कि आपको चेंज करने की बात कर रहा है ना। क्या करने की बात कर रहा पुडुचेरी वाला सर? पुडुचेरी वाला पुडुचेरी को जो है कि आपको है ना 2006 में, पौंडीचेरी से पुडुचेरी, पौंडीचेरी इसका पुराना नाम था। ठीक है सर, आप जो ये करवा रहे हैं कि इसका पीडीएफ डलता है क्या? पीडीएफ इस पेड ग्रुप का मटेरियल है। ठीक ना, पेड ग्रुप इन लोगों के कारण, जो लोग पेड ग्रुप में है ना, उन्हीं लोगों के कारण जो है कि आपका फ्री में मिल रहा है, नहीं तो ये पेड में मिलता है। ठीक ना, कॉपी न डालने के कारण फ्री में चलाया जा रहा है। ठीक ना, और इसके लिए आपको पेड में आना पड़ेगा। पेड के अलावा इसका कोई सोर्सेस नहीं है। आपको पेड में नहीं आई है अभी तो ही ठीक है, पेड में एडमिशन नहीं लीजिएगा। 49 वाला बैच में लेना होगा, बीसी वाला तो ले लीजिएगा, उसमें अभी एडमिशन नहीं लीजिएगा। ठीक ना, उसमें एडमिशन लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बहुत कुछ आगे आपका निकल चुका है। ठीक है, 49 वाले बैच में जिनको भी एडमिशन लेना होगा ले लीजिएगा। दीपावली के अगले दिन से इस बैच की शुरुआत जो है कि हम लोग कर रहे हैं। ठीक ना, अगले दिन से इसमें पहला क्लास होगा। पहला क्लास पॉलिटी का लगने वाला है और कैसे जुड़ना है वो आपको पता ही होगा, है ना। बाकी जो है कि डिस्क्रिप्शन जो है कि ग्रुप में डाल दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइए क्या है, थोड़ा पढ़िए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन जो है कि आपको सही देखने को मिलता है? ठीक ना, यही प्रश्न है। पहला दे रहा है, पहला सुनिएगा। पहला दे रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही कथन को पहचानना है। पहला बोलता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सही है गलत है? सही है। सही है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि इसकी नियुक्ति जो है कि आपको किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय इसका करते हैं। दूसरा बोलता है यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सही है गलत है? सही है। सही है। ये भी आपको सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तीसरा बोलता है कि भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है। सही है गलत है? सही सही है।
सही है। देखिएगा, ये भी प्रश्न हम आपको कहाँ बता दिए थे, फाउंडेशन वाला जब क्लास कर रहे थे तब हम आपको बताए थे महान्यायवादी को एजी कहते हैं, मतलब अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। इसका चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में देखने को मिलेगा। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल तय नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्यकाल को पद को ग्रहण करता है, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जो है कि आपको रहता है। ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को जो है कि आपको देगा, है ना, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। इसकी योग्यता की बात करेंगे, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, वही आपका एजी बनने के लिए भी जो है कि आपका योग्यता होनी चाहिए। और ये संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के सदन में भाग ले सकता है, बैठक में बैठ सकता है, बैठक में बोल सकता है, लेकिन बैठक में इसको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। वोट करने का अधिकार जो है कि आपको नहीं होता है। ये सरकार की तरफ से, भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर सरकार की तरफ से ये चुना जो है कि आपको कानून की सहायता या सलाह जो है कि आपको, या सरकार का केस जो है कि आपको लड़ सकता है। कौन लड़ सकता है? महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसके एक सहयोग के लिए एक पद और धारण किया गया है। कौन है जरा बताइए? उस दिन हम आपको बताए थे। ये सॉलिसिटर जनरल। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। सॉलिसिटर जनरल जो है कि इसके जो है कि आपको सहयोग के लिए बनाया गया है। दूगो रहता है ना सहयोग में, इसके दूगो। हाँ, सॉलिसिटर जनरल का पद जो है कि आपको सृजित किया गया है ना। अगला ये प्रश्न है नहीं बोला कि नियंत्रक इसके महालेखा सहयोग के लिए परीक्षक। दूगो रहता है ना। इसके सहयोग के लिए दूगो सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया है, जो इसको सहयोग करता है। इसको सहयोग जो है कि कानूनी मान हर एक जगह तो जाएगा नहीं, तो इसके सहयोग के लिए जो है कि आपको दूसरे दूसरे न्यायालय में जब केस लड़ना होगा सरकार की तरफ से, तो जो है कि आपको जाने का काम करेगा। चलिएगा, 5वां नंबर प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 5वां प्रश्न को सुनिएगा। जनरल कौन है सर? ये तो लोक लेखा समिति हो जाएगा। क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बेन अभी अभी कौन है? आर वेंकट रमनी है। आर वेंकटरमणी है। आर वेंकटरमणी। सॉलिसिटर जनरल सर सॉलिसिटर जनरल का तुषार मेहता। तुषार मेहता तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। और सीजीए कौन है अभी? भारती दास है क्या? सीजी एसएस दुबे। ये एसएस दुबे है। दुबे ना? एसएस दुबे है, एसएस दुबे। अच्छा, भारती दास के स्थान पे चेंज हुआ है क्या? भारती दास। अरे हम सीएजी नहीं बोल रहे हैं, हम सीजीए बोल रहे हैं। सीजीए आप बता सीजीए रहे बता रहे सीएजी। सर। नहीं हाँ, सीजीए बता CGA रहे सर एसएस दुबे को। एसएस दुबे बता रहे, सीएजी थोड़ी बता रहे। आर वेंकटरमणी हो है गया। सर, एसएस दुबे अच्छा ठीक है, 28 तो चेंज नंबर। हो गया। ठीक 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 ठीक, चेंज हो गया। चलिए ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न। क्या बोलता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदन की जांच कौन करता है? तो ये वार्षिक प्रतिवेदन की जांच की बात करेंगे। इसका जांच कौन करेगा? महान्यायवादी लोक वाला लेखा समिति। लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है कि इसकी जांच करता है। सही है। प्राकलन क्या है? तो कौन सा है ये? आपका है, आपका लोक लेखा समिति के द्वारा जो है कि आपको किसकी जांच किया जाता है? तो ये जो है कि आपका किसका है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो रिपोर्ट आता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट जो है कि आपको लोक लेखा समिति के द्वारा जो है कि आपको जांच किया जाता है। इस लोक लेखा समिति की बात करेंगे। इस लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोग 15 सर। 22 होते हैं, 22 सॉरी 22 होता है। 22 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य जो है कि 22 आपको लोक लेखा समिति में जो है कि आपको 22 सदस्य होते हैं। और 15 जो है कि यहाँ पे लोकसभा से, और 7 कहाँ से आते हैं? 7 राज्यसभा से। आपको राज्यसभा से आते हैं। और लोक लेखा समिति की बात करेंगे। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है और ये सरकार के वार्षिक लेखाओं की जांच करता है, मतलब सीएजी की रिपोर्ट की जो है कि आपको जांच करने का काम करता है। और इसे प्राक्कलन समिति का जुड़वा वहन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वहन जो है कि आपको कहा जाता है। अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जो है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष। लघु लोकसभा भी कहते हैं। लघु लोकसभा का भी संज्ञा जो है कि आपको दिया गया है, ठीक ना, इसी को दिया गया है। अब प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य और 30 का 30 कहां से? 30 का 30 जो है कि आपको लोकसभा से, ठीक ना, लोकसभा से होता है। चलिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 6ठा प्रश्न को जरा देखिएगा। 6ठा प्रश्न जो बोल रहा है कि हाँ, कि किस राज्य में, किसी राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12 हो सकती है। सुनिएगा, एक कहानी यहाँ पे सुनिएगा। एक संविधान संशोधन है, 51वां नंबर का संविधान संशोधन। 51वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ है 2003 में। कब हुआ है? 2003 में। इसमें बोला गया है कि लोकसभा या विधानसभा में
विधानसभा में मंत्रियों की संख्या, मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। कितना से अधिक नहीं होगी? 15% से अधिक जो है कि आपको नहीं होगी। लेकिन कम से कम कितना हो सकती है? तो कम से कम 12 से भी कम जो है कि आपको 12 नहीं हो सकता है। कितना से कम नहीं हो सकता है? 12 से कम 12 नहीं हो से। सकता है। तो इसका आंसर क्या निकल गया? इसका आंसर निकल गया आपका ऑप्शन नंबर बी 12, है ना। और ये कौन सा संविधान संशोधन में बोला? हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे एगो आपका एक्सेप्शन है, 10% वाला एक्सेप्शन है, जो कहाँ के लिए है? दिल्ली के लिए। हाँ, दिल्ली। दिल्ली के लिए 10%। 10 एगो मंत्री यही है। बात। हाँ, 10 एगो एक्सेप्शन है, वो तो एक्सेप्शन केस में है तो अलग ही रखा है उसको, है ना। बोलिए, किन्हीं को कुछ पूछना है? पूछिए। सर वहाँ पे लोकसभा वाला में भी लिखवाए थे, तो मतलब सेंट्रल में भी सेम लागू होगा सर? हाँ, सेंट्रल में भी सेम ही है। जो आपका लोकसभा और विधानसभा सभी में जो है कि यही कॉन्सेप्ट लागू है। 91 के तहत 15% और न्यूनतम 12 गो। लेकिन दिल्ली में ये कॉन्सेप्ट चेंज जाता है, 10% है मात्र। कितना? 10%। ठीक है, आगे आते हैं। अग 10% है, 10 गो है। 10% दिल्ली में, है ना। 10% का मतलब कितना है दिल्ली में? आपको विधानसभा सीट कितना है दिल्ली में? 70 को है ना। 7 होना चाहिए मिनिमम, लेकिन 10 है वहाँ मंत्री अभी वर्तमान में। 7 को मतलब कि इसके हिसाब से जो है कि आपको 10 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है? अभी यहाँ पे जो है कि आपको 10 है। 7 होना चाहिए लेकिन 10 है। ठीक ना। आगे बात समझ, आगे आइएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख भारतीय संविधान के किसमें वर्णित है? नदी जल विवाद 262 262 में। सही है। अनुच्छेद नंबर 262 में नदी जल विवाद का चर्चा जो है कि अनुच्छेद नंबर 262 में किया गया है। लेकिन 263 की बात करेंगे। 263 में किसका बात कहा गया है? अंतर्राज्यीय परिषद का जो है कि आपको वर्णन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन जो है कि 263 में देखने को मिलेगा। 252 तो आपको पता ही होगा। 252 में क्या है? 252 में है कि संसद है सो राज्य में, मतलब कुछ ऐसे। देखिए, संसद जो है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों का अगर सहमति होगा ना, उस पर कानून उनून बनाने का अधिकार जो है कि आपको संसद को होता है। इसी का वर्णन जो है कि आपको 252 में है। और 249 की बात करेंगे। 249 में राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर संघ सरकार जो है कि आपको कानून बनाती है। राष्ट्रीय महत्व का अगर मुद्दा होगा तभी जाकर जो है कि आपको बनाएगा। राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा होगा तभी जाकर बनाएगा। और कौन बनाएगा? तो इसमें भी जो है कि आपको राज्यसभा को अधिकार जो है कि आपको इसमें ज्यादा दिया जाता है। काहे के लिए? तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए राज्यसभा को ज्यादा अधिकार जो है कि इसमें दिया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न बोल रहा है कि अच्छा हाँ, निम्नलिखित में से, अच्छा निम्नलिखित नहीं है, निगम कर और सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आता है? निगम कर और सीमा कर संघ सूची के अंतर्गत का आता है। किस सूची के? संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सूचियों का चर्चा हमारे भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। 7वीं अनुसूची में 3 टाइप का जो है कि आपका सूची बनाया गया है। एक आपका संघ सूची, दूसरा आपका राज्य सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची। संघ सूची में वैसे विषय को रखा गया है जो संघ सरकार के द्वारा कानून बनाया जा सके। राज्य सूची में वैसे विषय को रखा गया है जो राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जा सके। और समवर्ती सूची में वैसे विषय को रखा गया है जो राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सके। और इसमें भी एक प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? जरा गौर से सुनिएगा। प्रश्न ये पूछता है कि अगर समवर्ती सूची में अगर कानून बना रहा है राज्य भी और संघ भी, अगर विवाद का महत्व अगर आ जाता है तो किसका कानून वैलिड होगा? तो ये संघ सरकार का जो कानून बनाएगा वो जो है कि आपको वैलिड जो है कि आपको हो जाएगा। इसमें आपसे पूछेगा संघ सूची में कितना विषय है? तो संघ सूची में पहले 97 को विषय था, अब वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची में पहले 66 को विषय था, वर्तमान में 61 को विषय है। असमवर्ती सूची में पहले 47 को विषय था, वर्तमान में आपको 52 को विषय है। अब आते हैं संघ सूची में कौन कौन आता है। तो संघ सूची की बात करेंगे। संघ सूची में 100 को विषय है, तो 100 को पॉइंट ऐसा आएगा। जिसमें से कौन कौन पॉइंट आएगा? तो संघ सूची की बात संघ सूची में आएगा बैंकिंग आएगा, रक्षा आएगा, बीमा आएगा, जनगणना आएगा। जनगणना आएगा, बैंकिंग, रक्षा, बीमा, जनगणना, बैंक, तार, रेल,
है ना, पोस्ट, ये सब किस में आएगा, तो ये सब आएगा संघ सूची में आएगा। जबकि राज्य सूची की बात करेंगे, राज्य सूची में पुलिस आ जाएगा, जेल आ जाएगा, नदी आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, ये सब किस में आएगा, तो ये सब आ जाएगा आपको राज्य सूची में जो है कि आपको आ जाएगा। मत्स्य पालन वगैरह भी जो है कि आपको राज्य सूची में जो है कि आपको आ जाएगा। स्थानीय स्वशासन जो है कि आपको राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। समवर्ती सूची की बात करेंगे, समवर्ती सूची में वैसा जैसे अखबार हो गया, पुस्तक हो गया, छापा खाना हो गया, प्रेस हो गया, है ना, विवाह हो गया, तलाक हो गया, है ना, सिविल प्रक्रिया हो गया, कानूनी अपराध हो गया, बिजली हो गया, ये सब किसमें आएगा, तो ये सब जो है कि आपको समवर्ती सूची में जो है कि आपको आने वाला जो है कि आपको सूची। ठीक है, सर राज्य सूची में एक रिपीट कीजिए ना सर। राज्य सूची में हो गया पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, जेल हो गया, कृषि हो गया, बाजार हो गया, मत्स्य पालन हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, स्थानीय शासन। ठीक है, इसमें वो हाँ, परमाणु और अवशिष्ट सूची। अच्छा, अवशिष्ट सूची अभी चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में जो है कि आपका सूचियों के बारे में तो आपको चर्चा मिल गया। अब इससे अवशिष्ट सूची एक नया सूची बनाया गया, और अवशिष्ट सूची को कहां से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया। कहां से, कनाडा के संविधान से जो है कि आपको लिया गया। ठीक ना, कनाडा के संविधान से जो है कि आपको अवशिष्ट सूची को लिया गया। और ऐसा सूची, ऐसा लिस्ट जो ये तीनों लिस्ट में ना हो, या ऐसा लिस्ट जो ये तीनों में समाहित ना हो, कोई नया ही मुद्दा है वो नया उखड़ के आ गया, वैसे लिस्ट को हम लोग किस में रखेंगे, तो अवशिष्ट सूची में रखेंगे। अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। किसका होता है, संसद को होता है। आइएगा अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि वित्त आयोग है, हाँ, तो साइबर क्राइम किसने रखेगा? साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम अगर नया आ गया होगा तो साइबर क्राइम तो अभी तो समवर्ती में है वर्तमान की। अगर देखिए साइबर क्राइम में अगर राज्य सरकार भी अपना कानून बनाता है, संघ सरकार भी अपना कानून बनाता है ना, दोनों बना रहा है इसमें। बिल्कुल सर अवशिष्ट में है ना? अवशिष्ट में साइबर क्राइम को रख ले है। तब हम जो साइबर क्राइम इधर साइबर, परमाणु, आईटी क्षेत्र जितना सब है सब उसमें है। अच्छा, उसमें रख ले। लेकिन साइबर क्राइम में तो आपका राज्य सरकार का भी अपना कानून होता है, संघ सरकार का भी अपना कानून होता है, दोनों अपना अपना बनाता है। अच्छा, इस पर देख लेंगे हम क्लास के बाद, देख के बता देंगे 2 बजे वाले। ठीक है, केंद्र सरकार का ही पावर चलता है अवशिष्ट पर ज्यादा जो है कि अवशिष्ट पे जो है कि अवशिष्ट का मतलब है कि जो नया नया मुद्दा कोई आ गया जो नहीं है ना, उसमें अवशिष्ट का ही काम आएगा। चलिएगा, जरा सुनिएगा। आरबीआई। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न रिजर्व कौन है ये? कहाँ से आदमी, समझ नहीं आता। इसलिए सर पेड में स्टार्ट कीजिए। पेड में स्टार्ट करेंगे तो जो 35 आदमी यहाँ जो दिख रहे हैं, वहां पे 10 आदमी दिखाई देंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे। ठीक ना, कोई बात नहीं सर। तो इलेक्ट्रॉन की जब संख्या बढ़ता है तो मेरा भी एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटता है तो मेरा भी एनर्जी जो है कि खत्म हो जाता है। यही इलेक्ट्रॉन जो आप लोग हैं वही, ये इलेक्ट्रॉन जो आप लोग हैं वही इलेक्ट्रॉन वही वाला हाल है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। वो लोग इलेक्ट्रॉन वाला काम कर रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन का काम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन तो सर लफड़ा होता है सर। हाँ, वो घूमने का मतलब वो पूरा का पूरा ऑर्बिट में चक्कर लगाने का काम करता है। ठीक ना, चक्कर लगाने का काम करता है, कभी इधर कभी उधर। ठीक ना, आगे आते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग की बात करेंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष समेत सदस्यों की संख्या क्या होती है? अध्यक्ष प्लस समेत कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4। 1 प्लस 4 बराबर कितना होगा? 1 प्लस 4 बराबर जो है कि आपको 5 हो जाएगा। ठीक ना, 5 हो जाएगा। ठीक ना, अब आते हैं किस पे? वित्त आयोग पे चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग का जो है कि व्यवस्था किया गया है। किसका? वित्त आयोग का व्यवस्था किया गया है। और हर एक वित्त आयोग का चर्चा किया गया है। हर एक 5 साल के अंतराल पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का जो है कि आपको व्यवस्था का वर्णन जो है कि आपको किया गया है। हर एक 5 साल बाद, मतलब कि हर एक 5 साल में वित्त आयोग क्या होता है? चेंज होता है। वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में क्या में वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है सर? 15वां 20 से 25 20 से 25 एनके सिंह। 26 सर, 21 से 26 20 से 25 देखें,
20 से 25 20 पर से नियुक्त 25 किया से गया था, लेकिन इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2021 से 26 तक रहेगा, 21 31 से मार्च 26। 2026। ठीक। 21 से 26। जी चलिए सर। ठीक। हो तो हम तो दो को बुक चेक कर लिए, आपके तो मैट्रिक से सेटिस्फाइड नहीं है। 2020 से 2025 दे रहा है। देखा जाए सर, चेक कर लीजिए। इसका कार्यकाल है। एक बार आप कंफर्म इसके चेक पहले करके बताइए थोड़ा सा हमको, ठीक ना? 110% कंफर्म एक बार हो लीजिए। सही है 110%। सब ठीक है, चलो। 110% लेकिन हर एक बुक में तो यही दिया है, 20 से 25 से बुक दिया सर, है, इसीलिए बोले। तो बुक सर ना पुराना छपा हुआ है, इसलिए कोविड के कारण हम लेटेस्ट भाई वाला बुक सर देख रहे हैं कौन सर सा एक बार बुक सर? कंफर्म कर लीजिए तो सर, ये हम तो दोनों कंफर्म बुक कर देख रहे लीजिए हैं। सर। हम तो आपको 2023 का क्राउन भी देख रहे हैं, 2023 का लुसेंट भी नहीं देख सर, रहे हैं, मारिए दोनों सर, लेटेस्ट। उसका कार्यकाल 21 से 26 है। चलिए ठीक है, इसको भी देख लीजिए। इस तक किया गया था, 1 साल बढ़ा दिया वाईवी रेड्डी 14 आगे मार्च। आते हैं, 25 20 पता नहीं, 25 वही तो 20 से हमको भी 25 डाउट का लगा। होगा ना। ओके एक सर, बार आप ठीक है। कंफर्म होकर चेक करके हमको बताइए, जल्दी से बताइए तो जरा। एक बार कहाँ आप देखें, 21 से 25 एक आप देखे ना 26 तक, 26 वाला देख के हम आर्थिक परिदृश्य आता है ना, तो उसमें पढ़े थे कि इसका कार्यकाल 1 वर्ष एक बढ़ा के 21 से 26 कर दिया, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक। चलिए ठीक है, इसको देख लेंगे, छोड़िए। हाँ, हटाइए, मान अगला लीजिए, प्रश्न पे चलिए आते आगे। हैं। गूगल पे अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोले? तो 16वां कब शुरू होगा देख रहे हैं ना, तो दिखा रहा है 1 अच्छा अप्रैल 2026 से शुरू होगा 16वां। अच्छा, 1 अप्रैल 2026 से शुरू। 26 है सर। तो ठीक तो है, तो 26 तक अगर होगा तब तो 26 तक जाएगा, तभी ना 26 से फिर शुरू होगा। इसका कार्यकाल 15वां के तरह चल रहा है सर। 21 से 22 से लेकर 25 26 से दस रहा है। 21 22 हाँ तो 21 ठीक है, 22 से लेकर हाँ 25 बोल रहे हैं, ठीक है बोल रहे हैं, ठीक ना, बढ़ा दिया होगा, करंट अफेयर का घटना होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जी सर। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को ले जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? शपथ का उल्लेख अब बताइए। 3 में। चलिए, भारतीय संविधान की बात करेंगे। भारतीय संविधान में जो है कि आपका कितना प्रकार का अनुसूची है? अनुसूचियों की संख्या जो है कि आपको 12 थी। कितनी थी? 12। लेकिन देखिएगा, सुनिएगा, मूल संविधान में जो था आपका कितना था? मूल संविधान में आपको 8 गो अनुसूची था, लेकिन 4 गो अनुसूची जो है कि आपको बाद में जोड़ा गया। कितना अनुसूची? 4 गो अनुसूची बाद में जोड़ा गया। 8 से लेके 9 से लेके और 12 तक जो है कि आपको बाद में जोड़ा गया। तो पहली अनुसूची की बात करेंगे, सुनिएगा। पहला अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में है जो है कि आपको वेतन भत्ता और पेंशन है, तीसरा में शपथ ग्रहण है, चौथा में जो है कि आपका क्या है? राज्यसभा का सीटों का आवंटन, पांचवा में है राज्यों में SC ST का प्रशासन, छठा में है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में SC ST का ST का प्रशासन, SC नहीं लीजिएगा, SC ST का प्रशासन है, ठीक ना। 7वीं में आपको सूची है जो हमने आपको चर्चा कर दी है। 8वीं में बात करेंगे, 8वीं में भाषा है। मूल संविधान में 14 गो भाषा था, जबकि वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 22 भाषाओं को रखा गया है। 15 भाषा के रूप में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत लाया गया। उसके बाद 3 भाषा और आया। नमक न से हो गया नेपाली, क से हो गया कोंकणी और म से हो गया मणिपुरी। इसको लाया गया है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 के तहत 4 भाषाओं को लाया गया, जिसका नाम है बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये जो है कि आपका टोटल कितना भाषा? तो 22 भाषा बन के तैयार हो गया। उसके बाद 9वीं अनुसूची की बात करेंगे। 9वीं अनुसूची के लिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। भूमि सुधार कानून जो है कि आपको जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और 10वीं अनुसूची की बात करेंगे। 10वीं अनुसूची जो है कि आपको दल बदल अधिनियम है, और दल बदल अधिनियम के लिए जो है कि 52वां नंबर का संविधान संशोधन था, 1985 में इसको जोड़ा गया था। और बात करेंगे 11वीं अनुसूची की बात करेंगे। 11वीं में पंचायती राज है, जिसमें कुल 29 कार्य क्षेत्रों को रखा गया। पंचायती राज्य के लिए 73वां संविधान संशोधन था, ठीक ना। अच्छा, अब 12वीं नंबर की अनुसूची की बात करेंगे। 12वीं नगर पालिका से संबंधित है ना। इसमें 18 कार्य क्षेत्रों को रखा गया। इसके लिए 74वां नंबर का संविधान संशोधन था। पूरा का पूरा अनुसूची भी आपका समाप्त। अच्छा, 1992 में लागू हुआ। 1992 में आया था, 1993 से लागू हुआ था, ठीक ना। 1993 से लागू हुआ था, ठीक। पांचवा छठा क्या था? पांचवा छठा अभी 5वें छठा पे घूम रहे हैं, फंस गया फिर क्या? नहीं उसमें नहीं फंस नहीं गया था। 5वां में क्या है? हाँ बोल। 5वां सुनिएगा। 5वां में पूरा ऑल ओवर इंडिया में SC का ST का प्रशासन का वर्णन मिलता है। अनुसूचित जनजाति का प्रशासन का वर्णन मिलता है। लेकिन खाली SC होगा कि ST होगा? खाली ST होगा। ST अनुसूचित जनजाति का, ठीक ना, अनुसूचित जनजाति का। लेकिन छठा की बात करेंगे,
छठा में जो आपका वर्णन मिलेगा पूर्वोत्तर भारत के 4 गो राज्य, एक हो गया असम, एक हो गया आपका कौन सा, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्यों में एसटी का प्रशासन का वर्णन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। हो गया 12 का 12 अनुसूची आपका समाप्त हो गया, ठीक ना, 12 अनुसूची। इसका आंसर क्या निकल गया? तीसरा, न्यायाधीशों का शपथ। अगला प्रश्न, 1 घंटा खा गया अभी 12 प्रश्न पे, जल्दी जल्दी पूर्व 10 ही हुआ। पूर्वोत्तर हिमालय क्षेत्र में लाल पांडा के संरक्षण के लिए लाल पांडा परियोजना कब से शुरू किया गया? लाल पांडा परियोजना 1996 से। लाल पांडा की बात करेंगे, लाल पांडा परियोजना जो है कि हिमालय क्षेत्र में जो है कि आपको शुरू किया गया 1996 से किया गया। वही टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, जबकि हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में आया था, और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में, और हिम तेंदुआ के लिए जो है कि 2009 में हिम तेंदुआ के लिए आया था, ठीक ना। अंगुल कब बोले? आइए अगला 1970 में हंगुल प्रोजेक्ट आया था। कब आया था? 1970 में, ठीक है। अगला प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है? द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण ओजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओजोन जो है कि आपका द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण होने वाला है, ठीक ना। द्वितीयक प्रदूषक का तात्पर्य वैसे प्रदूषक है जो प्राथमिक प्रदूषक के आपसी अंत क्रिया के कारण निर्मित होते हैं। मतलब प्राथमिक प्रदूषक के आपसी अंत क्रिया के कारण जो निर्मित होते हैं उसे द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। इसमें ओजोन हो जाएगा, धूल हो जाएगा, धूल जिसको स्मोक कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएंगे। ये सब जो है कि आपको द्वितीयक प्रदूषण के एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाले हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, ये जो है कि वायुमंडल में पाए जाते हैं, प्राथमिक जो है कि ये लोग हो जाएंगे, ठीक ना। एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन की बात करेंगे। एपिको आंदोलन किस राज्य में चला था? कर्नाटक में चलाया गया था। कहां पे? कर्नाटक में जो है कि एपिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक में हुआ था। कब? तो 1983 में। कब हुआ था? 1983 में जो है कि एपिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक में किया गया था। और इसके जो है कि प्रेरणा कौन थे? तो पांडुरंग हेगड़े थे। कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। हेगई, सॉरी हेगड़े नहीं, हेगई, हेगड़े सॉरी, हेगड़े ही है, ठीक ना, हेगड़े, हेगड़े, ठीक है, पांडुरंग हेगड़े थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। क्या है? संख्या पिरामिड। कौन होता है? एक होता है संख्या पिरामिड। 1 मिनट रुकिएगा, फोन आ रहा है। चलिएगा, देखिएगा, ये हम आपको लिख दिए। कितने प्रकार के पिरामिड होते हैं? 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। एक संख्या पिरामिड, एक आपको जैव भार पिरामिड, और तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड होता है। कौन होता है? ऊर्जा पिरामिड जो है कि आपको होता है। 3 प्रकार के पिरामिड जो है कि आपको होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर से प्रश्न यहां से शुरू होता है। संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न पढ़िएगा। ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र में क्या है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो है कि आपका क्या है? तो वृक्षावरण कितना % है? वृक्षावरण प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, क्षेत्रफल में पूछ रहा है। कितना क्षेत्रफल में वृक्षावरण?
कितना किलोमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 95,748। 95,748 हो जाएगा, ठीक ना। 95,748 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 95,748 जो है कि आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये ओवरऑल जो आपका कितना, जो ओवरऑल 2.91% जो आप वृक्ष देख रहे हैं उसी का जो है कि कितना है संख्या में 95,848 वर्ग किलोमीटर पर जो है कि आपको फैला हुआ है। अब ये वन रिपोर्ट की बात करते हैं। 17वीं वन रिपोर्ट जो आई थी 2021 में आई थी, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया था। मंत्री भूपेंद्र यादव थे। पहला बार इसका प्रकाशन 1987 में जो है कि आपको किया गया था। और किस वन नीति में बताया गया था कि 33% वन होना अनिवार्य है? किस वन नीति में? 88। हाँ, 1988 के वन नीति में ये आपको बताया गया था कि 33% क्या होना चाहिए, 33% वन होना जो है कि आपको अनिवार्य जो है कि आपको होना चाहिए, ठीक ना। अब बात करेंगे भारत में जो है कि वनावरण का प्रतिशत क्या है। तो वनावरण का जो प्रतिशत है 21.71% जो है कि आपको वनावरण है। जबकि वृक्षावरण की बात करेंगे, वृक्षावरण 2.91% जो है कि आपका वृक्षावरण है, ठीक ना। और टोटल की बात करिएगा तो टोटल हो जाएगा 24 कितना 62 टोटल हो जाएगा वन और वृक्ष मिलाकर, ठीक है। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न बोलता है कि ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टेशन, ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये ड्रोन स्टेशन जो है कि आपको मेघालय में बनाया गया है। कहाँ पे? मेघालय में बनाया गया है। और एगो लेकिन प्रोजेक्ट चला था मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, तमिलनाडु चेन्नई, किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना के द्वारा जो है कि आपको चलाया गया मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को शुरुआत कौन किया था? तेलंगाना में जो है कि आपको किया था। कोविड के समय ये शुरू हुआ था। किस समय? कोविड के समय जो है कि आपको ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि पैदल चलने का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? पैदल चलने का अधिकार देने वाला पंजाब बन गया। सही है, पंजाब जो है कि आपको बन चुका है पैदल चलने का अधिकार देने वाला। ये मई 2023 में दिया है। 2023 में मई में जो है कि मई महीने में जो है कि आपको ये दिया है ना, पंजाब के द्वारा। काय के लिए? तो पंजाब के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला का बहुत ज्यादा जो है कि आपको देहांत हो जा रहा था पैदल चलने के कारण, ठीक ना। तो पैदल चलने, तो इसीलिए पैदल चलने का एक अधिकार जो है कि आपको दे दिया है ना। इसमें फायदा होगा, साइकिल मोटरसाइकिल वाला सबको एक अलग रूट देगा और पैदल चलने के लिए एक अलग रूट जो है कि आपको देगा, है ना। और बात करेंगे इसमें पंजाब सरकार के द्वारा ही एक आपको योजना शुरू किया गया था जिसका नाम है लोक मिलनी योजना। कौन सा योजना था? लोक मिलनी योजना। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया था लोक मिलनी योजना। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है। किंग्स चार्ल्स तृतीय के ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ किए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है कि आपको इनका जो है कि आपको ताजपोशी 6 मई 2023 को हुआ, 6 मई 2023 में। और इसी में भाग लेने कौन गए थे? जगदीप धनखड़ जो है कि हमारे गए हुए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है कि आपको गए थे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राहुल गांधी को लोकसभा में अयोग्य साबित कर दिया? अयोग्य साबित दी हो गए तो दो कही 102 के 102 के 1 के ई ऑप्शन बी वन का ई जो है कि आपको सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में आपको 102 का सेक्शन 1 का ई जो है कि आपका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा ये क्या था, ये जो है कि आपको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है कि आपको राहुल गांधी के मामले में संविधान के अनुच्छेद नंबर 102 के 1 के आपको ई का इस्तेमाल करते हुए इनको क्या कर दिया गया? अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके लिए जो है कि संविधान के अनुच्छेद में जनप्रतिनिधि अधिनियम, एक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का है। कौन सा अधिनियम है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 8 के 3 के तहत जो है कि अयोग्य घोषित किया गया। और अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो अयोग्य घोषित करने का अधिकार संसद के जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, जो लोकसभा अध्यक्ष जो है कि आपको किए थे। और इनका कहां से सीट खाली हुआ था लोकसभा अयोग्य घोषित होने पर? कहां से? वायनाड जो है कि आपका केरल का जो है कि वायनाड क्षेत्र से जो है कि आपको अयोग्य जो है कि आपको घोषित हो गया था, सीट खाली हो गया था। फिर से अभी आ चुके हैं, ठीक ना, अब टेंशन वाली बात नहीं, आ चुके हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है कि भारत में अपना पहला कैंपस स्थापित करने वाला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? विदेशी विश्वविद्यालय जो भारत में कैंपस स्थापित करेगा? नहीं, डीकन विश्वविद्यालय, डीकन यूनिवर्सिटी है।
डीकन यूनिवर्सिटी जो है कि आपको सुनिएगा, डीकन यूनिवर्सिटी जो है कि ये ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का जो है कि आपका यूनिवर्सिटी है। और यही यूनिवर्सिटी जो है कि आपका कहाँ पे? तो गुजरात के गांधीनगर में। कौन सा? तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में जो है क्या स्थापित होगा? गिफ्ट सिटी में स्थापित होगा गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात, गिफ्ट सिटी में स्थापित करेगा डीकन विश्वविद्यालय। कहाँ का विश्वविद्यालय? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने स्कूल में पहली कक्षा में बच्चों को एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्देश दिया है? न्यूनतम आयु का निर्देश 6 वर्ष दिया है। कितना दिया है? 6 वर्ष जो है कि आपको दिया है। कितना साल दिया है? 6 वर्ष जो है कि आपको पहला कक्षा में अगर एडमिशन चाहिए तो आपका कितना होना चाहिए? तो 6 साल जो है कि आपको 6 वर्ष जो है कि आपका बच्चा का क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। और इसी के आधार पे, किसके आधार पे? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे जो है कि आपको दिया गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मूला क्या है? 53-34 है। क्या है? 53-34, 5 + 3 + 3 + 4 जो है कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। और के कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में जो है कि आपको लाया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, जो है कि आपको लाया गया था। और किसको संशोधन किया गया? तो 1986 वाला जो चल रहा था हमारा, उसको जो है कि संशोधन करके 2022 में जो है कि आपको क्या लाया गया? 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है कि आपको लाया गया, जिसमें 6 साल जो है कि आपको बताया गया है। ऐसे भी देखिएगा, ऐसे भी आपका थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं ना। किनका किनका गलत हुआ है? 5-5 साल कौन मारे? गलती हुआ होगा जरूर। जी सर। ठीक ना, गलती हुआ है थोड़ा सा। कि 2022 में 29 जुलाई 2020 था क्या? अच्छा सॉरी 2020 में आया था। सॉरी 2022 बोल दिया क्या? 2020 में आया था। ठीक ना, 2020 में 1986 होगा ना सर? अच्छा 19 बोले तो वही, हम 1886 लिख दिए। नई वाली 29 जुलाई 2020 में आई है ना? हाँ ठीक है, वो तो सही है, वो तो बिल्कुल सही है। हम 1986 ही बोले थे, 1886 लिख दिए थे। ठीक ना, सुनिएगा क्या, इसमें एक और दिमाग लगाते तो आपका आंसर निकल जाता है। क्या आंसर निकल जाता है? अनुच्छेद 45 को याद कीजिए। अनुच्छेद 45 में क्या बोला है? 0 से 6 वर्ष की पढ़ाई सर, बच्चों की शिक्षा। बाबू बहुत बहुत आपका आभार क्लास में आने का। ठीक है, क्लास में आने का बहुत बहुत आभार आपका। 0 से 6 वर्ष का वहां पे जो है 0 नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। ऐसा रहा तो आपका हर एक एग्जाम निकल जाएगा, कोई एग्जाम नहीं रुकने वाला है आपका। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रैक पे आप घूम रहे हैं। मजाक आप उड़ाने वाला कामे करवाते हैं, तब काहे नहीं उड़ाएंगे मजाक? कहाँ थे आप? कहाँ बिजी रह रहे हैं आजकल आप? अच्छा कॉल कीजिएगा, ठीक, कॉल करके बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा, अब वहां पे अनुच्छेद नंबर 45 को अगर आप जिक्र को देखिएगा, अनुच्छेद 45 को, वहां पे हम आपको बताए हैं 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब का सेवा जो है कि आपको दिया जाएगा। याद आ रहा है कुछ? इसके लिए हम आपको बताए थे, जब जब अनुच्छेद 45 को बताए हैं तब तब हम आपको बताए हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में बताए हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्र पे आपका शिक्षा संबंधित भी कार्य होता है। और 6 वर्ष के बाद आंगनवाड़ी से छुटकारा मिलेगा, मतलब कि 6ठा वर्ष में जब जाएगा तभी इसका पहला क्लास में एडमिशन हो सकता है। थोड़ा सा और दिमाग लगा देते तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता। ठीक है, सही हो जाता। अनुच्छेद 45 को याद करते थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि आपका चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन के प्रोटोटाइप का जो है कि आपको प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा? बाहर से। देखिए, इसके तहत जो है कि अन्य राज्य में प्रवास करने वाले वोटर, जैसे बिहार का कोई वोटर है, मान लेते हैं बिहार का कोई वोटर है ना, और वो चल गया कहाँ पे? पंजाब में चल गया है, जो है कि आपको क्या करने, खेती करने के लिए, वहां पे जॉब करने के लिए। तो अब जब जब बिहार में चुनाव होगा तब तक टिकट कटवा के थोड़ी ना आएगा कि हाँ हम जाते हैं, चुनाव है तो वोट गिरा के आते हैं। सरकार से तो उसको कोई लाभ मिल ही नहीं रहा है। अगर लाभ मिलता तो बिहार छोड़ के तो जाता नहीं। इसके लिए क्या किया था? इसके लिए जो है कि आपको चुनाव आयोग जो है कि आपको वोटिंग मशीन बनाया, रिमोट वोटिंग मशीन। इसके तहत क्या होगा? तो जो अन्य राज्य में प्रवासी जो काम करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अन्य किसी कार्य के लिए जो है कि आपको बस चुके हैं दूसरे राज्य में, वहां पे क्या होगा? तो उनको जब वोट की जब आएगी समय, तो वहां से जो है कि आपको वोट जो है कि उनको दिलवा दिया जाएगा, अपने राज्य के लिए जो है कि वोट दिलवा दिया जाएगा। आ गया समझ में क्या है ये? कैसे सर जी? अगले प्रश्न क्या कैसे होगा?
ये अरे रिमोट सेटिंग मोबाइल जो है कि एक टाइप का जो है कि बनाएगा कुछ रिमोट वोटिंग मशीन है, वोटिंग मशीन जो है कि एक बनाएगा उस टाइप का, है ना। अब उसके लिए पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप किस राज्य में है, नहीं है, सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। अब धीरे धीरे करके इसका सब बातों को जो है कि रखा जाएगा, है ना। अभी तो बनाया ही है, कोई ट्रायले चल रहा है, ट्रायल सक्सेस होगा तब ना ये लागू होगा। ठीक है, आगे आइएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं लगा है क्या आज? ना लगल है, हमको लगा क्या था, गड़बड़ हो गया पूरा। आगे आएगा, ट्विटर के सीईओ किसे बनाया गया है? ट्विटर का सीईओ यो करंट लिंडा याकारिनो को जो है कि आपको बनाया गया है। ट्विटर के सीईओ की बात करेंगे, किसको बनाया गया है? लिंडा याकारिनो को जो है कि आपको बनाया गया है ट्विटर का सीईओ। अच्छा, ट्विटर का सीईओ जो है कि आपको ये लिंडा याकारिनो जो है कि किस देश की है, पता है कि नहीं को? अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की है, ठीक ना, अमेरिका की, ठीक ना। और बताइएगा ट्विटर का सीटीओ कौन है? सीटीओ एलोन मस्क है, जिसका कंपनी का मालिक है वही आपका एलोन मस्क जो है कि आपका इसका जो है कि आपको सीटीओ, ठीक ना, एलोन मस्क। सीटीओ क्या होता है सर? ये होता है, जो होता है ना सीटीओ का फुल फॉर्म होता है, सबसे हेड जो होता है ना उसी को सीटीओ कहते हैं। क्या होता है इसका याद नहीं आ रहा, रुके देखते हैं। सीटीओ ट्विटर का स्थापना सर कब हुआ? किसका? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। हाँ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ओके, टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ठीक है। ट्विटर की स्थापना की बात कर रहे हैं। ट्विटर कब स्थापित हुआ? तो वो जी 2009 में किसी देख लेते हैं। वही ना 2006 और इंस्टाग्राम 2006 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था, है ना, जैक डॉर्सी के द्वारा जो है कि किया गया था, इसके द्वारा, जैक डॉर्सी के द्वारा, ठीक है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा रहा कालेसर नेशनल पार्क, ये कहाँ देखने को मिला है? कालेसर नेशनल पार्क आपको हरियाणा में, कहाँ पे है? हरियाणा में जो है कि आपको कालेसर नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा, हरियाणा में देखने को मिलेगा। और इसको कालेसर को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 2003 में मिला है। कब मिला है? 2003 में जो है कि इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा जो है कि आपको मिला है। और यहाँ पे जो है कि आपका किसका प्रजाति पाया जाता है? तेंदुआ की प्रजाति पाया जाता है, तेंदुआ की प्रजाति पाया जाता है, ठीक है, तेंदुआ। कालेसर आपका हरियाणा में। चलेगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट, इधर बजट का प्रश्न आ गया। उस दिन हम करवा रहे थे इसको, तो उस दिन हम आपको परसेंटेज बताए थे ना। केंद्रीय बजट में सूची 1 को सूची 2 से मिला देना है आपको, सूची 1 को सूची 2 से मिला देना है। पहला है राजकोषीय घाटा, क्या इस पर अंदाजे पर लगाए थे तब 2.1 था, 2.1 था ना, राजकोषीय घाटा 5.9 था, पैसा के हिसाब से 5.9 का तो चाहते उसी पर लगा रहे थे इसको। चलिए, राजकोषीय घाटा की बात करेंगे। राजकोषीय घाटा जो है कि जीडीपी का 5.9% है। कितना है? 5.9% है। अगर पैसा की बात करेंगे तो 17 लाख जो है कि आपको 86,816, 17,86,816, मतलब एक पी का 1 हो गया। राजस्व घाटा की बात करेंगे। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9% है। कितना है? 2.9% है। और इसका जो है कि 8,59,855 है, तो ये आपका सही हो गया। तीसरा बोल रहा है प्रभावी राजस्व घाटा जो है कि आपका जीडीपी का 1.7% है। और इसका पैसा की बात करेंगे 4,99,867 है, ये भी आपका सही हो गया। और चौथा आपका प्राथमिक घाटा जीडीपी का जो है कि आपको 2.3% है, और यही हो जाए। तो पी क्यू आर एस का 1 2 3 4 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 वाला पहले है, ऐसे अंदाजे पर लगाए, सही हो गया, पहले हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना, पहले हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमृतकाल में भारत एडिडेट 100 की यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा 4 मौके में रूपांतरित हो सकता है? कौन सा रूपांतरित हो सकता है? एकदम फ्रंटे पे दिया हुआ है एडिटोरिया में। पहला है अमृतकाल के लिए जो है कि आपका 4 को मौका रूपांतरित हो सकता है, जिसमें पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। देखिए, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विश्वकर्मा है, देखिए 5 नंबर पे है, तो पीएम विश्वकर्मा भी हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है पर्यटन, देखिए तो पर्यटन कहीं दिख रहा है? पर्यटन कहीं दिख रहा है? पर्यटन 6 नंबर पे, पर्यटन 6 में जो है कि आपको दिख रहा है। और चौथा बोल रहा है हरित विकास, हरित विकास कहीं है क्या?
एक नंबर में। हाँ, एक नंबर में। तो निकालिए 1356, 1356, 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1356 कहीं है क्या? बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी में B4। क्या? B4 बॉल में है जो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि आपका विश्व व्यापार के सेवा आयात पर 2022-23 में भारत का स्थान क्या है? सेवा आयात पर भारत का स्थान क्या है? ये आपका दसवां। कहाँ से क्वेश्चन निकाला है? तो ये आपका जो है कि आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन निकाला है। आर्थिक सर्वेक्षण जब उस दिन करवा रहे थे तो आप ही लोग बंद करवाए थे। आर्थिक सर्वेक्षण से जो है कि आपको निकाला है, इसका 10वां स्थान है। लेकिन वैक्सीन के निर्माण में भारत का स्थान क्या है? वैक्सीन निर्माण में हाँ, वैक्सीन के निर्माण में जो है कि भारत का पहला स्थान है। 2 पहिया और 3 पहिया में क्या स्थान है? पहला। इसमें भी पहला है। दूध उत्पादन में भी जो है कि आपका पहला है। दूध उत्पादन में भी पहला है। लेकिन मोबाइल का उत्पादन, मोबाइल फोन निर्माण में क्या है? दूसरा। मोबाइल फोन में जो है कि आपका दूसरा है। अंडा में आपको याद रखिएगा, अंडा में तीसरा है। अंडा में क्या है? अंडा में तीसरा है। और ऑटोमोबाइल्स में भी जो है कि आपका तीसरा है। ऑटोमोबाइल्स में भी क्या है? तीसरा है। और रेलवे नेटवर्क में चौथा है। रेलवे नेटवर्क में क्या है? रेलवे नेटवर्क में चौथा है। अब विदेशी मुद्रा के फोर्थ विदेशी मुद्रा के भंडारण में छठा है। क्या है? विदेशी मुद्रा के भंडारण में जो है कि आपको छठा है। और विश्व व्यापार में सेवा निर्यात में जो है कि आपको 7वां है। विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में जो है कि आपको 7वां। और मांस में 8वां है। और 10वां जो है कि विश्व व्यापार के सेवा आयात में क्या है? तो सेवा आयात में 10वां है। तो सेवा आयात में 10वां और सेवा निर्यात में क्या है? निर्यात में 7वां, सेवा निर्यात 7वां स्थान। निर्यात 7, आयात 10। आयात 10। अब मांस इसमें हो जाएगा 6 और रेलवे हो जाएगा 4। रेलवे हो जाएगा 4। मांस 8 होगा ना? हाँ, मांस 8 हो जाएगा। मुद्रा भी तो 6 है ना? विदेशी मुद्रा 6 है। विदेशी मुद्रा 6 हो जाएगा। हाँ। विदेशी मुद्रा के भंडार में छठा। आर्थिक से भी बड़ी किसमें? दाल भारत। में। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन उठेगा। चुप ना उठेगा। दाल अच्छा, जो है अगला ना, प्रश्न 27 देखिएगा। से अगला 28% उत्पादन करता है पूरे दुनिया का। दाल। हाँ, दाल में तो भारत पहला स्थान है ही, है ना? अच्छा, दाल में पहला स्थान भी सारा राजस्थान हो गया। दाल में अब उसका डेटा देखना पड़ेगा, याद नहीं है। दाल मध्य प्रदेश होगा। दलहन में अभी सब राजस्थान में है। राजस्थान सर। हाँ, दलहन में राजस्थान। दाल में लिया था, एमपी लिया था ना, टेस्ट हो रहा था तो मॉर्निंग टाइम। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत कब तक जो है कि आपको गैर जीवाश्म ईंधन का 50% जो है कि आपको संचय विद्युत ऊर्जा स्थापित करने का जो है कि आपको लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? 2030। ये 2030 तक रखा है। कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। अब 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का ये कब तक है? ये भी आपका 2030 तक है। 2030 तक है। कब तक है? 2030 तक जो है। और 230 गीगावाट सौर ऊर्जा, 230 गीगावाट सौर ऊर्जा, ये कब तक है? ये भी 2030 तक है। कब तक है? 2030 तक जो है कि आपको ये भी है। ठीक ना? 2000। इथेनॉल में, पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण, 30% ये 2025 तक। 2025 10% है सर। कौन? 10% 25 होगा ना? नहीं, 10% तक पूरा हो गया। 10% तक 23 में था, 22 में पूरा कर लिया। अब इसको बढ़ाकर जो है 2000 जो है कि आपको कितना कर दिया? 2025 जो है कि आपको कर दिया है। ठीक ना? 25 कर ले। क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? 20% किया है ना? हाँ, 25 नहीं, 20%। इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है कि आपका 20% है, 25 नहीं है। इथेनॉल ब्लेंडिंग में सबसे अभी आगे उभरा कौन राज्य है? तो सबसे आगे उभरा राज्य है अपना बिहार, इथेनॉल के ब्लेंडिंग में। ठीक ना? इसको कहां तक ले जा सकते हैं? इसको 50% तक ले जा सकते हैं। जैसे ही 50% ले जाइएगा ना, वैसे ही जो है कि आपका क्या होगा? तो वैसे ही जो है कि आपका पेट्रोल का जो है कि आपका रेट क्या हो जाएगा? एकदम कम हो जाएगा। ब्लेंडिंग मतलब इथेनॉल जो है कि कचरा जो निकलता है स्थान किसमें, जो बता रहे इथेनॉल में। हाँ, इथेनॉल के अभी उत्पादन की बात करेंगे। भारत में बिहार जो है कि सबसे अधिक उत्पादन करता है इथेनॉल में अभी वर्तमान में, है ना? गाड़ी खराब नहीं होगा सर? नहीं, गाड़ी का खराब होगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग करके पेट्रोल में जो है कि मिक्सिंग करके जो है कि आपको दिया जा रहा है, है ना? अब वो जो है इथेनॉल कैसे बनता है पता है? इथेनॉल जो है कि ब्लेंडिंग जब होता है ना, वो जो होता है ना, जैसे देखते नहीं है कि जैसे ऊख पेड़ाते हुए देखे कभी?
चीनी मिल पे कभी गए हैं? चीनी हाँ मिल पे सर। देखिए गाद जो बन जाता है ना, गाद जो बचता है ना, उसी गाद को ना किण्वन के द्वारा फर्मेंटेशन करवा के जो है कि आपको इथेनॉल जो है कि आपको निकाला जाता है। इथेनॉल क्या होता है? तो ये इथेनॉल जो होता है वही शराब ना होता है ना, शराब क्या होता है? शराब, इथाइल अल्कोहल उसी को कहते हैं, इथेनॉल को, है ना। ठीक। तो शराब, आप तो बोलेगा शराबों से गाड़ी चलेगा, तो बिल्कुल शराब से गाड़ी चलेगा, लेकिन शराब इतना ना महंगा होता है कि शराब गाड़ी में सर गाड़ी में इसका ईंधन के दहन के रूप में इसका यूज होता है, दहन के रूप में, है ना। इसलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला, पेट्रोल में मिलाता होगा इथेनॉल, तो मतलब इससे कम पेट्रोल खर्चा होता है गाड़ी का। कम पेट्रोल खर्चा नहीं होता, इथेनॉल का कीमत कम है, पेट्रोल का कीमत हाई है। तो कम वाला में आपको ज्यादा वाला में मिलाइएगा तो एगो एवरेज नया निकलेगा ना, जो एगो बीच वाला में होगा। ठीक। अब जरा देखिए, अब जरा कहीं 100 रुपये, कहीं ये हो गया 40 रुपये मिलेगा। 40 रुपया 100 रुपये, तो मतलब 50% मिला दीजिएगा, तो एक हो गया कितना? तो 100 रुपये वाला कीमत है, एक है 50 रुपये वाला कीमत है। 50 वाला इथेनॉल है, 100 वाला पेट्रोल है। अब इसमें से 50% निकाल लिए, इसका भी 50% निकाल लिए, तो इसका 50% मतलब कितना? 50 रुपया, इसका 50% मतलब कितना? तो ये हो गया 25 रुपया। तो अब जो पहले पेट्रोल जो आपको 100 रुपये लीटर मिल रहा था, आपका इतना मिलेगा, तो ये 75 रुपये लीटर मिलेगा। तो कितना आपको 25 रुपया लीटर पर फायदा हो गया ना फायदा। यही है आपका, यही आपका ब्लेंडिंग है, ठीक ना। यही ब्लेंडिंग करना है पेट्रोल में, इथेनॉल का मिश्रण। ठीक है सर। पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र कहाँ खुला है बिहार में? ये क्वेश्चन बताइए दीजिए। पूर्णिया बिहार में, सही है। पूर्णिया में जो है कि आपको बिहार में खुला है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि कौशल वर्धक हेतु डिजिटल तंत्र को विस्तारित करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? स्किल इंडिया हाँ, इसमें से सभी, इसमें से जो है कि मांग आधारित औपचारिक जो है कि कौशल वर्धक क्षमता के द्वारा करना, ये भी आपका सही है। एमएसएमई सहित नियोजिता को साथ जोड़ना, ये भी सही है। उद्यमिता योजनाओं को जो है कि आपको सुलभता से सुगम कराना, ये भी जो है कि आपका सही है। इनमें से सभी जो है कि इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने नया ट्रांसपोर्ट विमान 225 C-295 का जो है कि आपको निर्माण का जिम्मेदारी लिया है? कौन लिया है? होगा सर। ये टाटा समूह के द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा? टाटा के द्वारा जो है कि ऐसा आपको लिया गया है। टाटा, इसका आवाज कट रहा है क्या? नहीं, ठीक है सर, क्लियर है। टाटा के द्वारा जो है कि आपको बनाने का, टाटा के एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा जो है कि बनाएगा। कौन सा जहाज बनाएगा? C-295 जहाज बनाएगा। और ये क्या होगा? ये ट्रांसपोर्ट, मतलब ये ट्रांसपोर्ट जो है कि आपको ढोने वाला जहाज होगा। ये सामान को क्या करेगा? सामान को जो है कि आपको ढोएगा, ऐसा जहाज होगा। बड़ा सा जहाज जो है कि आपको बनाएगा, है ना। भारतीय वायुसेना नहीं, पानी वाला, ये ऊपर वाला उड़ने वाला जहाज है ना। C-17 ग्लोब मास्टर, ये भारतीय वायुसेना का जो है कि आपको सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है, ठीक ना। 10-20 गो ट्रक जो है कि ऐसा ही इसमें एक बार में समा जाएगा, ठीक ना, इतना बड़ा है C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि हिमालय क्षेत्र में अधिकारों के लिए किस संस्था के द्वारा UVA अननेम्ड एरियल व्हीकल का विकसित किया जाएगा, जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर पर जो है कि आपको सामान को ले जाए में मदद करेगा। तो ये DRDO के द्वारा जो है कि आपको बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? DRDO के द्वारा जो है कि आपको बनाया जाएगा, ठीक ना। DRDO के द्वारा बनाया, और ये जो है कि आपको मानव रहित होगा। और ये 5 से लेकर 25 किलोग्राम, 5 से लेकर 25 किलोग्राम तक ये सामान को जो है कि आपको ले जाया जा सकता है इससे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? प्रकाश सिंह बादल 2015 में, सही है। 2015 में जो है कि आपको दिया गया प्रकाश सिंह बादल। कोई कौन सा दल से आते थे प्रकाश सिंह बादल? शिरोमणि अकाली दल से। किससे? शिरोमणि जो है कि आपको अकाली दल से संबंधित है प्रकाश सिंह बादल। 2015 में इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये जो है कि आपको पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कितना बार? 5 बार मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये 2023 की बात करें 21 होगा, कितना होगा? 21 जो है कि आपको होने वाला है। लेकिन इसमें प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान जो है कि अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। 2022 में पूछेगा 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो 19वां स्थान रहेगा। ऊपर में है तो इसका मतलब खराब होगा ना स्थिति। खराब हो रहा है। एक है एशिया पावर में। एशिया पावर में भारत का स्थान क्या है? चौथा स्थान है। पहला स्थान पे कौन है एशिया पावर में? अमेरिका है। सही, अमेरिका है। और बताइएगा एक है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, इसमें कौन स्थान? पहला स्थान पे चौथा है आपको भारत है। और भारत का स्थान चौथा है और अमेरिका का स्थान इसमें पहला है। अमेरिका का स्थान जो है कि आपको पहला है। ये 21 यूटोरियम ने दिया हुआ है ये। हाँ, यूटेरिया का ही है। सब क्वेश्चन कहाँ से? जहाँ जिसका सेट बनाइएगा उसी के मैगजीन से क्वेश्चन उठता है, ठीक ना? इस बात को याद रखिएगा। जिनका 5K कमांड होगा बुक पे। हाँ, ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये अलग से क्वेश्चन। स्टार्टअप वाला सर? हाँ, स्टार्टअप वाला उसी में दिया हुआ है। दिया हुआ है। अरे हम देखने थोड़ी ना गए, हम ऐसा ही पूछ लिए, जो हमको याद था वो पूछ लिए, है ना? दिया ही होगा, है ना? चलिए आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 19 फरवरी कि 21 फरवरी? 21 फरवरी होगा। कितना होगा? 21 फरवरी जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करेंगे, 21 फरवरी को होगा, है ना? 21 फरवरी को जो है कि आपको होगा। अच्छा, यहाँ से हमको एक क्वेश्चन याद आ गया। कौन सा भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मातृभाषा में पहला शिक्षा दिया जाएगा? बताइए। मातृभाषा में 350 का ए में 50 में सर गलत हो गया है। 350 का एक में 350 का ए। बहुत बेहतरीन, बिल्कुल प्रॉफिट होगा। लगातार क्लास कीजिएगा, बिल्कुल प्रॉफिट होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बीच बीच में घुसिएगा, कहीं से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक ना? हम आपसे यही बोलेंगे, जहां भी पढ़ना है पढ़िए। अभी भी 40 दिन बचा हुआ है, एक जगह कहीं पे रह के पढ़िए। 3 जगह घूमने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। अभी भी 40 दिन है, 40 दिन बहुत होता है। 40 दिन में आप रिजल्ट के करीब पहुंच जाइएगा, लेकिन एक ही जगह पे आप रहिएगा। 3 गो नाव पे पैर रखने का कोशिश कीजिएगा, ना आप इधर के रहिएगा ना आप उधर के रहिएगा, है ना? इसलिए कहीं भी रहिए, एक जगह रहिए, ठीक है? आगे आइएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि IIFA अवार्ड 2023। IIFA अवार्ड जो है कि आपका आईफा अवार्ड इसी को कहते हैं। आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आईफा का अबू धाबी में जो है कि आयोजन किया गया। कहाँ पे? अबू धाबी में। अबू धाबी में जो है कि इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया, है ना? इसमें जो है कि आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड एक्टर का किसको मिला? एक्टर का आईफा में तो ऋतिक रोशन को मिला है। किसको मिला है? ऋतिक रोशन को जो है कि आपको दिया गया है। ऋतिक रोशन को जो है कि आपको दिया गया है। एक्ट्रेस में महिला एक्ट्रेस आलिया भट्ट को कौन सा फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। जबकि ऋतिक रोशन को विक्रम बेधा के लिए, है ना? विक्रम बेधा के लिए जो है कि आपको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? आर माधवन को दिया गया है। आर माधवन को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का, निर्देशक का अवार्ड मिला है ना? और उसके बाद बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दृश्यम को मिला है। किसको मिला है? दृश्यम 2 को मिला है ना? दृश्यम 2 को जो है कि सर्वश्रेष्ठ जो है कि आपका मूवी का अवार्ड जो है कि आपको दृश्यम 2 को मिला है। चलेगा। अगला प्रश्न है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ? G7 का इटली में ना होगा, जापान कह रहा होगा, इटली में होगा। 2023 में इसका बैठक कहाँ हुआ था? 2023 में G7 का जापान में हुआ था। ये 2023 में हुआ था, ये हुआ था 49वां क्रम का बैठक आपको जापान में हुआ था। कहाँ पे? जापान में। ये जो है इटली में, ये 50वां क्रम का बैठक है। कितना क्रम का? 50वां क्रम का जो है कि आपको बैठक है।
ठीक ना। और G7 की बात करेंगे, G7 का स्थापना 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 75 में। और G7 में कुल 7 कंट्री है। कितना है? 7 कंट्री। लेकिन वही बात करेंगे, G20 की बात करेंगे, G20 का 2023 में कहाँ हुआ है? अपना भारत में हुआ है। कहाँ पे? अपना भारत में जो है कि आपको हुआ है। ठीक है, भारत में हुआ है। और G20 की स्थापना कब हुआ था? 1999 में G20 की स्थापना किया गया था। और इसमें जो है कि आपको 19 गो देश और 2 गो यूनियन है। कौन कौन 2 गो यूनियन है? अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन। हाँ सही है, एक अफ्रीकी यूनियन है और दूसरा जो है कि आपका यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, दूसरा यूरोपियन। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ये ऑस्ट्रेलिया ये तो 22वां हुआ है। जो आप बोल रहे हैं ना, वो 22वां नंबर का हुआ है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो आयोजित हुआ है वो 22वां नंबर का हुआ है। ठीक ना, 22वां नंबर का हुआ है। ये 23वां आपसे पूछ रहा है, इसका 23वां का आयोजन कहाँ होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में होगा। लेकिन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया इसको इनकार कर दिया है, हम नहीं करा पाएंगे, है ना। तो अब नहीं करवा पाएंगे, तब भारत जो है कि इसमें दावेदारी अपना ठोका है ना। पैसा के कारण जो है कि खर्च ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जो है कि आपको किया है। ठीक ना। तो अब जो भारत अपना दावेदारी कर रहा है, अभी डिसाइड नहीं हुआ। भारत अपना दावेदारी किया है कि आप मेरे यहाँ पे आइए, भारत में आकर करिए, जो है कि हम खिलवाने के लिए तैयार हैं। ठीक ना, भारत बोला राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है कि आपको हुआ है। अगला है कि नमस्ते योजना किसके द्वारा है? नमस्ते योजना डी होगा, सामाजिक न्याय अधिकार। सामाजिक नमस्ते योजना की बात करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको नमस्ते योजना का शुरुआत जो है कि आपको किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? तो सीवर जो होता है, नाला वाला सीवर, सेप्टी टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत जो है कि आपको परिवेश में विकसित करना है, मशीन से जो है कि आपको लगाना है ना। इसके लिए जो है कि आपको शुरू किया गया है नमस्ते योजना का। लेकिन एक आपका मिष्टी योजना है। मिष्टी योजना किस मंत्रालय के द्वारा है? के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा जो है कि मिष्टी योजना है। कौन सा? मिष्टी योजना जो है कि आपको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको मिष्टी योजना है। ठीक ना। एक है लेन योजना। लेन योजना LEAN है, AN। लेन योजना MSME मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? MSME मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको लेन योजना है। और रेल का तो जान ही रहे हैं, रेल का तो बहुत सारा है। अमृत भारत स्टेशन योजना है ना, जिसमें पूरे देश में जो है कि आपको स्टेशन को क्या नवीन रूप जो है कि प्रदान किया जाएगा। आप लोग के भी नियरेस्ट जिला का स्टेशन को जो है कि आपको ट्वीट करके बताया गया होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 39वां प्रश्न बोल रहा है क्या? ये जो 38 नंबर है ना, इसका सी है आंसर में। इसका आंसर में क्या है? सी है। एक मिनट। हाँ तो ठीक तो है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ठीक तो है। तो 38 का सी है तो बोल रहे हैं, क्या लगा दिया आप? रेल मंत्रालय क्या लिखा है उसमें? अच्छा सी दे दिया है। ओ तो गलती का ही जल्दी में। अरे डी हो जाएगा इसका आंसर, उसको सुधार लीजिए, डी हो जाएगा। ठीक ना, गलती में हम लिख के भेज दिए होंगे। डी है सामाजिक न्याय अधिकारिता। हाँ डी, हाँ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ठीक ना, डीए इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक परिवार का एक डेटाबेस तैयार करने के लिए सरकारी योजना को लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है? फैमिली आईडी पोर्टल ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कि आपको लॉन्च किया गया है, फैमिली आईडी पोर्टल। और पंचामृत योजना की बात करेंगे। पंचामृत योजना भी किसके द्वारा? ये भी आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा। एक है नंद बाबा दूध मिशन। नंद बाबा दूध मिशन किसके द्वारा? ये भी आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है कि आपको ऑपरेशन कन्विक्शन भी उत्तर प्रदेश है। हाँ ऑपरेशन कन्विक्शन सही है। आगे आइएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है? शशि शेखर वेम्पति हैं। सही है, शशि शेखर जो है कि आपको वेम्पति जो है कि इसके जो है कि आपको हाँ ये जो है कि आपको कल भी हम आपसे पूछे थे। एक है विक्टोरिया सिटी का, कल पूछे थे, बताइए तक क्या था? सलमान रश्दी था। रिफॉर्म नेशन का कौन था? रिफॉर्म नेशन का रिफॉर्म ये गौतम चिकर माने था। कौन था? गौतम चिकर माने जो है कि आपको। ठीक ना, गौतम चिकर माने था। अम्बेडकर ए लाइफ का शशि थरूर था। कौन था? अम्बेडकर ए लाइफ का शशि थरूर था। ठीक ना, शशि थरूर था।
चलेगा। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये निर्जा चौधरी का जो है कि आपको लिखा गया है। और द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री, ये किसके द्वारा? शेखर पाठक का द्वारा लिखा गया है। शेखर पाठक के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। द योगा शत्रुस फॉर चिल्ड्रेन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है कि रूपा पाई के द्वारा लिखा गया, रूपा पाई। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जरा समझिएगा। अगला प्रश्न हाँ, तो जो लोग को बुक लेना होगा, क्राउन का बुक जाकर मार्केट से खरीद ही लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। समय नहीं है, समय है 2-4-5 दिन का समय है। खरीद के पढ़ उड़ के एकदम रेडी रहिएगा। 13 तारीख का यह दीपावली का कितने तारीख को? 12 को कि 13 को? किस तारीख को? 12 को। तो 13 तारीख को 13 तारीख को पहला क्लास। क्राउन का करंट की जीएस का बोल रहे हैं? क्राउन का करंट नहीं, क्राउन का जीएस वाला नहीं आता है ना। तो ये ऊपर सूचना दिया हुआ है ना, वही ना मोटा वाला। ये देखिए ना ऊपर में फोटो जो डाले हैं ना, वही फोटो, उसमें जो बुक आपको दिख रहा है ना, यही वाला जो है कि आपको चलेगा। ये 13 तारीख को ना, 12 को है तो 13 तारीख को जो है कि आपको ये जो है कि आपका बैच का शुरुआत होगा। सुबह की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। तो अवेलेबल है सर, ये तो अवेलेबल है, इसको 2-3 बार पढ़ भी चुके हैं। अब तो अवेलेबल है तो और बढ़िया बात है। ये 4 बुक हम रिवीजन कराने के मूड में उतरेंगे। कब से? दीपावली के अगले दिन से उतरेंगे। दीपावली से लेकर छठ तक ये बीच में जो है कि आपको क्लासेस वगैरह होती रहेगी, है ना। प्रॉपर ढंग से आपको इसमें बहुत ही बेस्ट दिया है, जो भी टॉपिक दिया है ना, बहुत ही मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया, मतलब इसीलिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हट के दिया, इसीलिए पढ़ने में मजा आए। इसीलिए तो इस बार दोनों बुक का जो है कि सिलेक्शन किए हैं। इसमें जो है कि आपको ये वाले बैच में दोनों बुक का जो है कि आपका सिलेक्शन किए हैं। इसमें एक आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो एक हो जाएगा और एक क्राउन हो जाएगा। एक आपका इंटेरियर करंट अफेयर का हो जाएगा और तीसरा जो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? चौथा जो है कि आपको हो जाएगा एसपीडी साइंस का हो जाएगा। ये 4 बुक का टारगेट हम लोग करेंगे। मात्र 25 दिनों में जो है कि ये चारों बुक को हम लोग समाप्त करने वाले हैं और पूरा का पूरा बुक समाप्त होगा 25 दिनों में। इसके लिए बस एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पे आपको पेमेंट करना है। 49 रुपीज का ऑनलाइन आपको पेमेंट करके ग्रुप में जो है कि एनरोल होना है। ये पेड बैच में चलेगा। ये जो है कि बैच की शुरुआत जो है कि दीपावली के अगले दिन से ये जो है कि आपको क्राउन से जो है कि आपका पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं। तो सभी लोग पॉलिटी पढ़ना भी शुरू कर दीजिएगा। पॉलिटी से जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको होगी। पहला क्लास लगेगा दीपावली के अगले दिन, ठीक है। क्लास का जो नियम क्या रहेगा सर? क्लास कैसे चलेगा? मतलब इसमें जो है कि आपका प्रॉपर ढंग से जो है कि आपको नहीं, इसमें जो भी चीज को उठाएंगे उसको जो है कि आपको खत्म करेंगे। ये लुसेंट वाला बैच की तरह से नहीं चलेगा कि एक दिन इसको कर लिए एक दिन उसको कर लिए, नहीं। ये जो भी चलेगा, अगर 2 घंटे की प्रॉपर क्लास होती है तो 2 घंटे की प्रॉपर क्लास। अगर हिस्ट्री चल रहा है तो खाली हिस्ट्री होगा। जब तक हिस्ट्री समाप्त नहीं होगा तब तक हम लोग दूसरे टॉपिक में नहीं घुसेंगे, ठीक ना, इस टाइप से। और एक दिन में कम से कम इसमें 7 घंटे की क्लास होगी। कितना? 7 घंटे की क्लास जो है कि आपको एक दिन में होने वाली, ठीक ना। बढ़िया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि छोटे पैमाना के उद्योगों को स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे भेजेंगे जो दिया है नीचे। अरे इस पे भेजिए, हम पे भेजिए, किसी पे भेज दीजिएगा, काम हो जाएगा। मेरे टेलीग्राम पे भेजना होगा तो हमको भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेजना होगा तो हमको भेज दीजिएगा, कहीं पे भेजिए, काम जो है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पेमेंट नंबर है, उस पर जो है कि विशेष परिस्थिति में कॉल करेंगे, अन्यथा उस पर कॉल ना करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत ज्यादा अगर जरूरी पड़े तभी जाकर कॉल करेंगे जानकारी के लिए, ठीक ना। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 41वां भेज दिए हैं तो हम आपको दे देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक ना। थोड़ा देर बाद जो है कि क्लास समाप्त होगा, उसके बाद जो है कि आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। हम भी कर दिए पेड, पैसा नहीं जा रहा टेलीग्राम पे। स्क्रीनशॉट मेरे आईडी पे भेजिए, है ना। जो नंबर से पैसा पेड किए वही नंबर पे ऐसा कोई, हाँ उसी नंबर पे व्हाट्सएप भेज दीजिए, या वो नंबर व्हाट्सएप का है, या मेरे पे भेज दीजिए, किसी पे भेज दीजिए। वो नंबर व्हाट्सएप का है, ठीक है जी। या मुझे भेजिएगा तो हम आपको एनरोल कर देंगे। चला जा सर, बड़ी 12:30 हो गया, 12:30 हो गया। इतना ना कंटेंट कर दे दिए हैं कि क्या ही कहते हैं, इसीलिए ना छोड़ देते हैं। अगला छोटे पैमाना के उद्योग के विकास के लिए जो है कि आप सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया है? किस समिति का गठन किया गया? कौन सा? आदिब हुसैन समिति। कौन सा समिति है? आदिब हुसैन समिति। इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा आदिब हुसैन समिति। लीजिए, आदिब हुसैन समिति जो है कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में है ना, सी में है।
चलिएगा, एक आपका गोईपुड़िया समिति है। गोईपुड़िया समिति का संबंध किससे था? ये बैंकिंग सेवा के सुधार के लिए आपको गोईपुड़िया समिति था, है ना। कोठारी समिति का जो है कि आपको शैक्षणिक सुधार के लिए कोठारी समिति था। और नरसिम्हम समिति की बात करेंगे, ये जो है कि आपको बैंकिंग सुधार के लिए जो है कि आपको ये भी नरसिम्हम समिति था। और सहकारिया समिति केंद्र राज्य के बीच समझौता के लिए सहकारिया समिति था। और स्वामीनाथन समिति जो है कि आपको किसका? जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है कि आपको स्वामीनाथन समिति था। और आदिब हुसैन समिति की बात करेंगे, लघु उद्योग के विकसित के लिए आदिब हुसैन समिति जो है कि आपको था। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं, जल्दी जल्दी खींचते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर क्या रहा? 17.7%। देखिए तो है क्या 17 वाला है? तो यही तो ऑप्शन एगो निकल रहा है। 17.72% जो है कि आपको रहा है दशकीय वृद्धि दर जो है कि आपको रहा है। लेकिन सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर करने वाला राज्य कौन सा रहा है? मेघालय। मिजोरम, मेघालय, मेघालय, नागालैंड होना चाहिए सबसे अधिक। नागालैंड वृद्धि में सर ऋणात्मक गया था ना। नागालैंड का घटा है ना, ऋणात्मक गया था, माइनस चला गया था ना सबसे अधिक। तब तो किसका हो जाएगा? मेघालय होगा, नहीं तो मिजोरम होगा सर। देखिए ना, नहीं मेघालय होगा। मिजोरम परसेंटेज है ना शायद वो थी। चलिए मेघालय हो जाएगा। मेघालय का 27.9% जो है कि आपको वृद्धि हुआ है। मेघालय के बाद तब अरुणाचल प्रदेश है 26%, उसके बाद बिहार है 25.4% बिहार है। लेकिन न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम है आपको नागालैंड, माइनस में चला गया है, माइनस में 0.6 चला गया है। 0.6 जो है कि आपको माइनस में चला गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं 43 नंबर। 43वां प्रश्न भी बहुत शानदार प्रश्न है। 43वां प्रश्न भी बहुत शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न जो है कि आपको देखिएगा, निम्नलिखित जब क्या बोल रहा है? हाँ, प्रश्न बोल रहा है कि जब किसी कार्य में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो उस कार्य को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी को कहा जाता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं, या अदृश्य बेरोजगारी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से प्रच्छन्न बेरोजगारी को जानते हैं। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलेगा? तो कृषि कार्य क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? कृषि कार्य क्षेत्रों में जो है कि आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है कि आपको काम से ज्यादा जो है कि आदमी इसमें लगा रहता है। ठीक है ना, काम से ज्यादा जो है कि आपको लगा रहता है। बेरोजगारी पाया जाता है सब क्या? संरचनात्मक, पूरे भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी रहा है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है कि पूरे भारत में जो है कि आपको पाया जाता है ना। संरचनात्मक बेरोजगारी में ऐसा बेरोजगारी होता है ना कि ये दीर्घकालीन बेरोजगारी होता है, मतलब लंबा समय तक चलने वाला बेरोजगारी होता है। जो औद्योगिक क्षेत्र में होने वाला जो है कि आपको संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो है कि उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और भारत में सबसे अधिकांश बेरोजगारी यही है, आपका संरचनात्मक बेरोजगारी है। एक होता है खुली, एक होता है आपको अनैच्छिक बेरोजगारी, एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी। सुने ना, तो ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है इसको जरा समझ लीजिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी भी उत्पाद कार्य करना ही नहीं चाहता है, जब कोई व्यक्ति किसी उत्पाद कार्य को करना ही नहीं चाहता है, या रोजगार प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं जताता है या नहीं होता है, इसी को हम लोग ऐच्छिक बेरोजगारी जो है कि आपको नाम से जानते हैं, है ना, ऐच्छिक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न कितना नंबर होगा? 44 नंबर प्रश्न। 44 पर अटल पेंशन योजना के अंतर्गत उम्र सीमा कितना रखा गया है अटल पेंशन में? 18 से 40। 18 से 40। वैसे तो मेरा भी गलती हो गया था, हम कहे पेंशन दे रहा है, पेंशन में जो है कि 18 से 40 से दे रहा है। चलिए, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 जो है कि आपको व्यक्ति को शामिल किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत में आपको कितना? 18 से 50, 18 से लेकर 50 तक पीएम जीवन ज्योति 18 से 65 की बात करेंगे। 18 से 65 में भी कोई है क्या? 18 से 65 में तो कोई नहीं। 65 साल में तो आपका रिटायरमेंट हो रहा था, तो अब तो वो घटा दिया। 18 से 70 की बात करेंगे। 18 से 70 में जो है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कितना है? पीएम सुरक्षा बीमा योजना 1870 सुरक्षा बीमा योजना 18 से लेकर 70 साल तक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। एशिया का पहला निर्यात संस्करण एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन सा है? ये तो बहुत बार करवाए हैं। कांडला हो जाएगा। कांडला कहाँ का है? गुजरात का। एक्सपोर्ट मतलब तो ज्यादा ये एक्सपोर्ट मतलब कि आपको इम्पोर्ट मतलब आना, एक्सपोर्ट मतलब कि जहां से भेजना, है ना, जहां से भेजना, है ना। इम्पोर्ट कहाँ करता है सर? कलकत्ता।
इम्पोर्ट जो है कि आपको कलकत्ता में होता है, बंबई में भी होता है, ये सब में इम्पोर्टेड है। एक्सपोर्ट है मतलब यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ से जाके ज्यादा से ज्यादा भेजा जाता है कार्डलास, है ना। अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनि उपनिषद जो है कि किस वेद का उपनिषद है? किसका है? अथर्ववेद का है। सही है, अथर्ववेद का जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो है कि रचना किसके द्वारा किया गया? अगस्त ऋषि के द्वारा जो है कि किया गया। किसके द्वारा? अगस्त ऋषि के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, ठीक ना, कोई दिक्कत? अथर्वा ऋषि के द्वारा इसका रचना किया गया था, है ना। अथर्ववेद का रचना अथर्वा ऋषि के, हाँ अथर्ववेद का रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा जो है कि लिखा गया था, इस वेद को रचना किया गया था इन्हीं के द्वारा। और इसी वेद में जो है कि आपको क्या देखने को मिलता है? तो इसी वेद में अंधविश्वास का वर्णन जो है कि आपको देखने को मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। जादू टोना का वर्णन किसमें देखने को मिलता है? यही अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद में आपको सभा और समिति, किसकी दो पुत्रियां थी? सभा समिति, प्रजापति के दो जो है कि आपको, है ना, प्रजापति के दो पुत्रियां, जिसमें आपको सभा एक का नाम और दूसरा का नाम जो है कि आपको समिति था। क्या था? समिति था। अथर्ववेद का शाखा जो है कि आपको शौनक था और पंपलाद था। ये जो है कि अथर्ववेद का दो आपका शाखा था, ठीक ना। और से जो है कि आपको बाद में आने वाला जो है कि आपको वेद कौन था? यही आपका अथर्ववेद जो है कि आपको सबसे बाद में आया था। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे, कौन सा था? गोपथ था। कौन था? गोपथ जो है कि आपको गोपथ ब्राह्मण था, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कितना नंबर? 47 नंबर प्रश्न। 47वां प्रश्न बोल रहा है कि आपका चंड कोशिका पुस्तक के लेखक कौन है? चंड कोशिका के सोमेश्वर है। सोमेश्वर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? क्षेमेश्वर जो है कि आपको इसके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? क्षेमेश्वर जो है कि आपको होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है क्षेमेश्वर, ठीक ना। और देखिएगा, और बात करेंगे उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे? उत्तर रामचरित्र भभूति के द्वारा जो है कि आपको उत्तर रामचरित्र जो है कि आपको लिखा गया था, ठीक ना। और वात्सायन के लेखक कौन हो जाएगा? कामसूत्र किसके द्वारा? कामसूत्र, कामसूत्र लिखा गया था। किरीटाजुम्यम के लेखक कौन है? तो भारवी हो जाएंगे। किरीटाजुम्यम के लेखक कौन है? भारवी जो है कि आपको होने वाले, भारवी होने वाले, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न वह पर था जिसमें किसानों को स्वयं का जो है कि आपको भूमि का मालिक होता था और भू राजस्व जो है कि भुगतान के लिए जिम्मेदार खुद माना जाता था, कहलाता था। ये तो बहुत बार बताएं। कौन सा? रैयतवाड़ी था। कौन सा? रैयतवाड़ी था। चलेगा। तो भू राजस्व का प्रथा कितना था? भू राजस्व का प्रथा अच्छा, इसमें 3 गो था। कितना था? 3 गो आपको भू राजस्व का प्रथा था। कौन सा था? 51% थोड़ी ना था। हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि आप कितना टाइप का था? महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। हाँ, अस्थाई था, महालवाड़ी था और रैयतवाड़ी था। अस्थाई था, महालवाड़ी था और कौन था? एक आपका रैयतवाड़ी था। अस्थाई बंदोबस्ती का जन्मदाता किसको? तो कॉर्नवालिस जो है कि आपको माना जाता है। रैयतवाड़ी को किसको? तो रैयतवाड़ी को कर्नल लीड और थॉमस मुनरो को जाना जाता है। अब महालवाड़ी को किसका? महालवाड़ी का हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बट को जो है कि आपको जाना जाता है, ठीक ना। अब बात करेंगे अस्थाई बंदोबस्ती लागू कहाँ हुआ? बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू हुआ था। इस भारत के 19% भूभाग पे लागू था। इसमें जो है कि सरकार को जाता था 10/11 भाग सरकार को, 1/11 भाग जो है कि आपको जमींदार को जाता था। मतलब कि हाँ 1/10 सॉरी 1/10 भाग, ठीक ना। 89% जो है कि आपको सरकार को जाता था और 11% जो है कि आपको जमींदार को जाता था। भारत के भूभाग कितना पे? 19% भूभाग पे ये लागू था। और ये भारत में इसे कौन सा कानून? तो सूर्यास्त कानून के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता था इसको। अब आते हैं रैयतवाड़ी की बात करेंगे। इस्तेमारी भी, हाँ इस्तेमारी भी इसको कहा जाता है या जमींदारी बंदोबस्ती भी कहा जाता है, ठीक ना, कोई दिक्कत? आगे चलेगा। अगला सुनिएगा। अगला है आपको रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी आपको कर्नल लीड और थॉमस मुनरो के द्वारा ये मद्रास, मुंबई और बंबई के क्षेत्र में लागू था। और इसमें जो है कि किसानों से सीधा वसूलता था। यही आपसे प्रश्न किया है, किसानों से सीधा वसूलने वाला कौन सा? तो यही आपका था, रैयतवाड़ी था। और ये भारत के 51% भूभाग पे लागू था। और भू राजस्व के इसमें दर क्या था? तो भू राजस्व का इसमें दर जो है कि आपको 50% था। कितना था? 50% था। तीसरा आपका महालवाड़ी आएगा। महालवाड़ी की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया और मार्टिन बट के
द्वारा किया गया। पंजाब में, मध्य प्रदेश में और पश्चिमोत्तर यूपी में ये लागू था, है ना। इसमें लगान वसूलने के लिए एक महाल को नियुक्त किया जाता था। गांव में किसका नियुक्त करता था? महाल का नियुक्त करता था। और यही महाल जो है कि आपको क्या मुखिया का रूप करता, मुखिया का काम करता। हाँ, महाल के रूप में जो है कि आपको जमींदार से पैसा वसूल के जो है कि आपको महाल जो है कि आपको पहुंचाता था, सरकार को पहुंचाता था, ठीक ना। और इसमें पूरा उसमें मुखिया होता है खाली को बनाया जाता है, जो आपको जो है कि नियुक्त किया जाता है, जो आपको रेवेन्यू को जो है कि वसूलता था, ठीक ना, रेवेन्यू को वसूलता था। और ये भारत के 30% भूभाग पे लागू था, 30% भूभाग पे लागू था। ये सारा का सारा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको करवा दिए गए हैं, है ना, सारा का सारा प्रश्न। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है। ये प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? पूर्ण स्वराज दिवस कब? 30 को जो है कि आपको पूर्ण स्वराज दिवस जो है कि आपको घोषित किया गया 26 जनवरी 1930। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 26। पूर्ण स्वाधीनता 26 जनवरी। पूर्ण स्वाधीनता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया गया था, है ना। पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है कि आपको मनाया गया। अब बोला गया है ना कि अगले साल जो है कि देखिए, अगले साल 31 दिसंबर को फहराया गया था ना। कब? 31 दिसंबर की रात्रि में, है ना। किस नदी के किनारे फहराया गया था? रावी नदी के तट पे जो है कि आपको फहराया गया। और बोला गया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को जो आएगा उसको जो है क्या करेंगे? पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाने का कार्य जो है कि आपको करेंगे। किसके द्वारा झंडा फहराया गया था? नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको फहराया गया था। सही है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको, हाँ, पूर्ण स्वाधीनता ये स्वराज दिवस है। अब पूर्ण स्वाधीनता दिवस बोल रहे हैं। हाँ, ये पूर्ण स्वराज है ना, तो पूर्ण स्वाधीनता बनाया था ना 26 जनवरी 1930 को। इसी में कल पूजन है, स्वाधीनता स्वराज में। स्वराज 27 ना, स्वाधीनता को ही तो स्वराज कहे। नहीं, स्वाधीनता दोनों एक के है, ठीक ना, दोनों एक के है, ठीक है, दोनों एक के है, ठीक है, दोनों एक। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1775 ईस्वी में डिंडूगुल पर एक शस्त्रागार का स्थापना किया था? शस्त्रागार का स्थापना फ्रेंच होगा कि डच होगा? फ्रेंच होगा। क्या हो जाएगा? फ्रेंच इसका राइट आंसर होने वाला है। फ्रेंच की सहायता से जो है कि आपको किया है। किसकी सहायता से? फ्रेंच की सहायता से जो है कि आपको शस्त्रागार का जो है कि आपको स्थापित किया है। कहाँ पे? डिंडीगुल में जो है कि आपको किया है। कहाँ पे किया है? डिंडीगुल में जो है कि आपको किया है। 1761 में जो है कि आपको कौन बनता है? 1761 में जो है कि मद्रास का शासक बनता है। कौन? हैदर अली बनता है। हैदर अली जो है कि आपको बनता है। हैदर अली जस्ट 50 का आंसर ए आया है। हाँ, मिलाया गया। अच्छा, ए आया। चलिए तो उसको भी सुधर। फ्रेंच होगा, डच नहीं होगा, फ्रेंच होगा, ठीक ना, फ्रेंच होगा। और बोल तो रहे हैं कि सूत के उठे हैं, मैसेज देखे हैं कि क्या वो 8-10 को मैसेज आ गया कि आंसर की बना दिए जल्दी, है ना, हो सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? मिलान करिए घटनाओं का। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। अगस्त प्रस्ताव 1940। बेबेल योजना 1945। अब लगा लीजिए कौन सही हो जाएगा इसका? पहले जगह 3 नहीं 45 है बेबेल योजना। 45 बेबेल योजना 45, ठीक ना। बेबेल जो है कि आपको वायसराय के रूप में अलग होगा, बेबेल योजना अलग, ठीक ना, अलग। 45 ऑप्शन नंबर पहले 3 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 के बाद तब 2 हो जाएगा, 42, 28 के बाद तब 2 हो जाएगा, 40, 40 के बाद तब 1 हो जाएगा, 42 है, 42 के बाद तब 4 हो जाएगा, 45, ठीक ना है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला प्रश्न 52 नंबर। 52वां प्रश्न बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वह साम्राज्यवाद से लड़ते हुए थे तथा सहयोगी भी करते थे? किसने कहा था ये? रजनी पामदत्त के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था। किसके द्वारा, किसको कहा गया था? रजनी पामदत्त के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था कांग्रेस के बारे में। लेकिन कांग्रेस के बारे में किसने बोला था? कांग्रेस का जो है कि आपको 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त बोला था। अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था कांग्रेस 3 दिन का तमाशा। अगला है कि कांग्रेस के लोग मांगने वाली संस्था भी कहा था ना किसी ने, कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था तिलक के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? तिलक के द्वारा भीख मांगने वाली संस्था कहा गया, ठीक ना। क्षय रोग
क्षय रोग से ग्रसित होने वाली संस्था अरविंद घोष के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। अगला हम क्या पूछ रहे थे, हम भूल ही गए। हाँ बताइए, वो तो भूल ही गए क्या पूछ रहे थे। किसने कहा था कांग्रेस को आजादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी। गांधी ने आपको कहा था। और अगला बताइएगा, कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है, किसने कहा था? कौन? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। कांग्रेस का आवाज पूरा देश का आवाज नहीं है, फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है कि ये बात कहा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा रजनी पाम दत्त। प्रश्न क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य का व्यापक जो है कि स्थानीय स्वशासन से था? आंसर सदा ही पता चल रहा है, चोल साम्राज्य। किसका था? चोल साम्राज्य का स्थानीय स्वशासन जो है कि आपको जाना जाता था किसके लिए? चोल साम्राज्य। नहीं, चोल साम्राज्य स्थानीय स्वशासन जो है कि आपको जो सबसे बेस्ट था वो किसका था? चोल साम्राज्य का था। और चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विद्यालय जो है कि इसके संस्थापक थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो है कि आपको तंजौर में थी, तंजौर में जो है कि आपको थी। शासन का मतलब इसको नहीं समझ में इसका चोल शासन। अच्छा, ये स्थानीय स्वशासन जो अभी वाला हम लोग जो देख रहे हैं अपने गांव में, वही वाला स्थानीय स्वशासन है ना? उस समय का स्थानीय स्वशासन सबसे बेस्ट जो है कि आपको चोल साम्राज्य में जो है कि आपको देखने को मिलता था। ठीक है, मिलता था। ठीक है। अगला प्रश्न है पिट्रा दिवड़ा। पिट्रा दिवड़ा संबंधित है, तब निकल ही गया होगा। ये आपको इमारती पर क्या है, आपको कारीगरी करना है। जड़ फूलों का नक्काशी करना सर। हाँ, दीवारों पर जो है कि अर्थ कीमती पत्थरों पर जड़ कर फूलों की नक्काशीदार बनाना। वो डिजाइन नहीं देखते हैं आजकल, जो डिजाइन बनता है नहीं देखते हैं यहाँ पे जो है कि आपका गोल गोल डिजाइन जो है कि आपको बनाया जाता है यहाँ पे, वही आपका नक्काशीदार जो है कि आपको क्या है, इसी को पिट्रा दिवड़ा जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक ना? और ये पिट्रा दिवड़ा का जो है कि प्रयोग सबसे पहले किस काल में था? मुगल काल में जो है कि प्रारंभ हुआ था। किस काल से हुआ था? मुगल काल से जो है कि आपको प्रारंभ हुआ था। ठीक ना? मुगल काल से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महावीर ने, नया क्वेश्चन है, देखिए, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? ये मेरा भी गलती हुआ। 11 लुसेंट में दिया है क्या ये प्रश्न? जी सर, दिया। मेरा नजर काहे नहीं, मेरा नजर काहे नहीं पड़ा है, लुसेंट में ही प्रश्न दिया है। मेरा ही गलती हो गया था, प्रश्न ही हम लगाए थे। नहीं सर, सही है। एक बच्चा था सुधर्मा। स्क्रीन भी अब जल्दी गायब होने वाला है। ठीक ना? स्क्रीन भी जो है कि आपको क्या होगा, गायब होगा। थोड़ा सा रुक जाइएगा, लाइट कटा है। लैपटॉप कनेक्ट होगा तब ना मोबाइल से नेट कनेक्ट हो रहा। लाइट जो कट जाता है सब कुछ गड़बड़ कर देता है। लेकिन बहुत टाइम लग गया, लेकिन डिस्कशन में आज शुरू में ज्यादा खींच दिया, दिक्कत ये हो गया। शुरुआत में हो गया था। अच्छा सा समझ में आया आज का सेशन भी। सेशन तो अच्छा ही रहता है, लेकिन वही है कि समय का थोड़ा सा अभाव है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सेशन तो फिर बेहतरीन से बेहतरीन सेशन होता है। कभी आप 8 बजे वाले क्लास में जुड़िए,
नहीं तो सर आप से रखिएगा सर। इसको रात में अब 11 से 2। डिस्कशन का टाइम? जी सर। 11 से 2। तो रखिए, दीपावली के बाद रखेंगे रात को, जब रखना ही है तो रात को दीपावली के बाद। रतिया मूड थोड़ा फ्रेश होगा, दिन में मेहनत कर लेंगे लोग ना, रात में मूड फ्रेश रहेगा। जी सर, आराम से आएगा। नींद इस बार बड़ी फ्रेश आएगा। रख देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। रात को अब रात अब करना ही है, तब दीपावली के बाद तब रात दिन करना है ना। आइएगा, अगला प्रश्न। स्क्रीन दिख रहा है क्या आप, नहीं दिख रहा अभी भी? कहाँ दिख रहा? हम क्वेश्चन शुरुआत करने वाले थे, हमको लगा स्क्रीन चल रहा है। नींद नहीं लगता तो 24 घंटा भी लगा रहता है, नींद भगवान दे दिया। फिर दिक्कतें हो जाएगा, फिर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्या हो गया, इसको भी कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या? आप ये काम करते बस ही रात को भूकंप का एहसास आप लोग को हुआ था? नहीं सर, पता नहीं चला। मगर हुआ था सर? नहीं। अरे वाह, फिर भी हुआ था। हम जो है ना लैपी यूज कर रहे थे, चला रहे थे लैपटॉप को। हमको लगा कि हमको चक्कर आया था, हमको लगा कि हम दौड़ने जाते हैं कहीं, इसके लिए हमको रात में चक्कर नहीं ना आने लगा। जब देख रहे तो पंखा एकदम पटाख हिल रहा है। हमको लगा मेरा मैडम पढ़ते पढ़ते जो टेट मारे थे आपकी कसरी वाला, हम हिल रहे थे तो हमको लगा कि अपने चक्कर आ रहा है। काम कर रिकनेक्टिंग बार बार लिख रहा है। क्या हो गया इसको भी चलने का मूड नहीं है क्या आज? एक बजने वाला है। कितना क्वेश्चन हो चुका है अभी? कितना बचा हुआ है? आधा। नेट कनेक्ट हो ही नहीं रहा है, क्या हो गया इसको? बुद्धू को डिवाइस कनेक्टेड बता रहा है लेकिन कनेक्ट हुआ ही नहीं। कहाँ तक आ गए हैं हम लोग? 60 तक आ गए हैं, 55 तक। अभी 45 क्वेश्चन हो जाए। अभी साइंस पूरा बचला ही होगा इधर में ना? जी सर। नेट ही कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया लैपटॉप को, क्या हो गया ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। नेट क्या नहीं कनेक्ट, नेट कनेक्ट होने नहीं दे रहा है। वाईफाई तो चलेगा नहीं, नेट तो है, लाइट तो है नहीं। ये क्या हो चुका है? अब पेज क्लोज आउट करके देख लेते हैं। नेट तो अवेलेबल है मेरे पास, सब कुछ, तो क्या नहीं हो रहा है। कोई नहीं रहा है, क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए क्या? बचा क्वेश्चन का सलूशन कब कीजिएगा? कल? जी सर। शाम में करेक्ट हुआ? शाम में तो सर नहीं है। शाम में कहाँ से समय है अब तो 1-2 बजे से क्लास लगेगा, फिर आपको 2 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक लगेगा, फिर 4 से लगेगा 5:30 बजे तक लगेगा, उसके बाद फिर रात के 8 बजे लगेगा, फिर रात के 10 बजे लगेगा। कहाँ समय नहीं है इसके बाद? कल ही करा दीजिएगा सर। तो कल रखिए, कल इसको रात में रखिए, तो फिर 10 बजे से रखिए रात को बचा हुआ क्वेश्चन का, है ना। सुबह कर लीजिए, सुबह में हो जाएगा आपका। क्या सुबह में करवा देंगे इसको, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री को करवा देंगे कल सुबह मॉर्निंग में। हिस्ट्री को 10 से 12 रखते हैं समय। क्या तैयार हैं आप लोग? 10 से ठीक है। मॉडर्न वाला जो आपका आ गया, 10 से 12 ठीक है। अच्छा।